रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। एंड आई वांट टू शेयर माय स्क्रीन which is here. Share screen, entire screen. Okay, share. So now you can see my screen, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हम क्या कर रहे थे कि हम देखना चाह रहे थे कि एक मिनट, इरेज क्यों होता जा रहा है? PLSM, दिस इज लेक्चर नंबर मेरे ख्याल में 11 और आज है अप्रैल की 24 तारीख, ठीक है। एंड वी आर वर्किंग ऑन PLSM और इसके अंदर हम जब देखेंगे वो कि हम वी आर ऑलरेडी डन व्हाट इज़ PLSM और उसकी जो डिटेल्स है, ठीक है। इसमें जो होता है मतलब मॉडल का टाइप, रिफ्लेक्टिव वर्सेस फॉर्मेटिव, ओके। और इसके अलावा इसका स्ट्रक्चरल मॉडल, ओके। और इसके अलावा हम ये देखते हैं कि इसकी फर्दर जितनी भी डिटेल्स थी वो हम कर चुके हैं। एंड बाय द वे जो हम अभी फोकस कर रहे हैं वो रिफ्लेक्टिव मॉडल है, ठीक है, रिफ्लेक्टिव मॉडल। एंड व्हाट इज़ मेंट बाय रिफ्लेक्टिव मॉडल, एवरीबडी नो कि जिसके अंदर आपका जो कंस्ट्रक्ट है, लेट्स से वाई कंस्ट्रक्ट है, वो इंडिकेटर x1, सॉरी फॉर माय राइटिंग, x1 x2 सपोज बना हुआ है, तो एरोज जो है वो कंस्ट्रक्ट से निकल के इस पर जाते हैं। तो हमारा फोकस जो है वो रिफ्लेक्टिव मॉडल है और हम उसकी एस्टिमेशन कर रहे हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव है एस्टिमेशन, ठीक है, कि एस्टिमेशन कैसे करनी है, जिसके अंदर दो चीज़ें इन्वॉल्व है, PLS एल्गोरिदम, ओके, वो क्या होता है और कैसे करना है, और दूसरा है बूटस्ट्रैपिंग, ओके। और फिर हमारे पास जो नेक्स्ट हम करेंगे एस्टिमेशन के बाद, ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होगा कि हम देखेंगे कि इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, इवैल्यूएशन ऑफ मेजरमेंट मॉडल एंड इवैल्यूएशन ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडल, ये हमने करना था, जो हम कर भी चुके हैं, बट इसको मैं ज़्यादा फॉर्मली रिवाइज कर दूंगी। व्हेन इट कम्स टू मेजरमेंट मॉडल, ठीक है, मेजरमेंट मॉडल, इसकी जब हम करते हैं इवैल्यूएशन तो हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। एक को हम कहते हैं वैलिडिटी, पहले होती है रिलायबिलिटी। डू यू रिमेंबर रिलायबिलिटी इज द प्री रैक फॉर वैलिडिटी? एवरीबडी रिमेंबर दैट? ओके, ग्रेट। और दूसरा होता है वैलिडिटी, ठीक है। और तीसरी जो एक चीज़ हम डिस्कस करते हैं जो कि इसमें इम्पॉर्टेंट नहीं है बट वी डू इट, इट्स मल्टी कोलिनियरिटी, ठीक है, मल्टी कोलिनियरिटी। तो रिमेंबर दैट मेजरमेंट मॉडल इज ऑल अबाउट indicators quality, right? Everybody knows that it's all about indicators quality, that how good the indicators are in measuring a construct. तो जो मल्टी कोलिनियरिटी है यहाँ पर हम किसकी देखेंगे? ऑफ कोर्स इंडिकेटर्स की देखेंगे, ठीक है। मल्टी कोलिनियरिटी जो हम देखेंगे वो हम इंडिकेटर्स की देखेंगे, ओके। सो रिलायबिलिटी के अंदर जो होती है दो चीज़ें होती हैं, एक को हम कहते हैं इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी, ठीक है, और दूसरी होती है कंपोजिट रिलायबिलिटी। आप लास्ट क्लास में कह रहे थे कि वो फ्लो की तरह से आप बना दें, तो मैं इसलिए वो कर रही हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों की टिप्स पर हो चीज़ें। इंटरनल कंसिस्टेंट रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है? कोई मुझे बताएगा रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है? रिलायबिलिटी का मतलब ये होता है मैम कितना कंसिस्टेंट है। हाँ, कितना। रिलायबिलिटी इज अ वर्ड फॉर कंसिस्टेंसी, मतलब इफ वी आर यूजिंग फ्यू इंडिकेटर्स टू मेजर अ कंस्ट्रक्ट,
So if we do it multiple times, how much is the reliability that every time the indicators are going to measure the construct correctly? That is called Exactly. reliability. So समझ लें कि ये reliability means doing something repeatedly and getting the right results. Okay, that's called reliability. और क्योंकि हम इस वक्त सर्वेज और उसके हिसाब से बात कर रहे हैं, कुछ कह रहा है कोई? ओके, तो क्योंकि हम यहाँ पे सर्वेज और उस हिसाब से बात कर रहे हैं, तो हम क्या हम हाउ डू वी डिफाइन रिलायबिलिटी कि जो इंडिकेटर्स हैं वो कितने कंसिस्टेंटली ये कंस्ट्रक्ट को मेजर कर रहे हैं। और जबकि वैलिडिटी का मतलब ये होता है कि जिन इंडिकेटर्स की मदद से हम कोई कंस्ट्रक्ट मेजर कर रहे हैं, क्या वो उसके राइट इंडिकेटर्स हैं, क्या वो उसके वैलिड इंडिकेटर्स हैं, तो इसको वैलिडिटी कहते हैं। तो कमिंग टू रिलायबिलिटी, there are two type of reliability. One is called internal consistency reliability and second is composite reliability. ये जो होती है ये आपकी किसे कहते हैं, उसे अंडर एस्टिमेट करती है रिलायबिलिटी को, ये वाली जो मेजर होती है, ठीक है। और ये वाली जो रिलायबिलिटी है ये रिलायबिलिटी को ओवर एस्टिमेट करती है। इस वजह से हम दोनों को रिपोर्ट करते हैं और हमारी एक्चुअल रिलायबिलिटी इन दो नंबर्स के बीच में लाई करती है। अब इसका जो फॉर्मूला है इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी का, वो क्या है वो मुझे याद नहीं है, मैं देख लेती हूँ। सो इसके लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वो होता है क्रॉनबेक अल्फा, ठीक है। और क्रॉनबेक अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है कि m/m-1 ऐसे करके इंटू 1 - समेशन SI स्क्वायर और डिवाइडेड बाय S स्क्वायर। अब ये क्या चीज़ है, जो m है वो नंबर ऑफ इंडिकेटर्स है, ठीक है। यानी अगर एक कंस्ट्रक्ट को हमने मेजर करने के लिए 4 इंडिकेटर्स यूज किए हैं तो 4 हो जाएगा m। और जो स्मॉल SI है ना, स्मॉल SI, और वो कौन सा है जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, न्यूमरेटर में स्मॉल SI लिखा हुआ है, वो होता है वेरिएंस ऑफ एवरी XI। एंड XI क्या चीज़ है, इंडिकेटर, तो उसको वेरिएंस लेके उसको सम किया हुआ है। तो बेसिकली ये समझ लें कि जो न्यूमरेटर है उसमें वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ x2 प्लस वेरिएंस, सारे इंडिकेटर्स का अलग अलग वेरिएंस लेके उसको सम किया हुआ है। और नीचे जो लिखा हुआ है ना कैपिटल है, वो कैपिटल SI, और वो है कैपिटल S में I नहीं है, वो है डिनोमिनेटर के अंदर। और वो क्या चीज़ है, वो है समेशन XI का स्क्वायर ऑफ वेरिएंस। सॉरी, यहाँ पे भी I आएगा क्योंकि ना ये जो XI क्या चीज़ है, ये इंडिकेटर है किसी एक कंस्ट्रक्ट को मेजर करने के लिए। तो अगर पहला कंस्ट्रक्ट है उसके इंडिकेटर है 4, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें समेशन x लिया का मतलब है कि सारे इंडिकेटर को सम करके फिर उसका वेरिएंस लिया हुआ है, उसका स्क्वायर करके वेरिएंस लिया हुआ है। तो हर क्योंकि कंस्ट्रक्ट का अलग अलग आएगा इसलिए यहाँ पर भी I वेरी करेगा, ठीक है। समझ आ गई बात? आप लोग अपनी अगर आवाज खोल लोगे तो मुझे थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा समझ। जी मैम, बिल्कुल आ गई। यस मैम। अच्छा, उसके बाद ये हमने क्रॉनबेक अल्फा कर लिया। जो क्रॉनबेक अल्फा है वो लोअर साइड पे रिलायबिलिटी की मेजर देता है। और अच्छा, इसका थ्रेशोल्ड क्या है, याद है किसी को थ्रेशोल्ड क्या होता है? किसी को याद है थ्रेशोल्ड क्या होता है? इसकी वैल्यू जो है क्रॉनबेक अल्फा की वो क्या होनी चाहिए? शुड बी ग्रेटर देन मैम 0 to 1। वो तो गलत बात Greater है। than 0। थ्रेशोल्ड का मतलब है कि वो कौन सी वैल्यू है जो एक्सेप्टेबल है। तो थ्रेशोल्ड वैल्यू 0.7 जो 0.7। रिकमेंडेड है। एक्चुअली 708 है लेकिन इसको अप्रोक्सीमेट करके 7 कहा जाता है, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज़ मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताई थी कि अगर सपोज हम क्रॉनबेक अल्फा की, मैम ये ग्रेटर देन 0.7। हाँ ग्रेटर देन 0.7 0.7 ग्रेटर देन, ठीक है, ये इसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू। अब क्रॉनबेक अल्फा की अगर मैं इसको ना आपको समझो एक काइंड ऑफ याद हो जाए, तो सपोज करो अगर ये एक रेंज ले लेते हैं हम, क्योंकि ये 0 से 1 तक ही लाई करेगा ना,
तो 3 इम्पॉर्टेंट इसके समझ लो वो है पॉइंट्स है जिनको समझना चाहिए। एक है 0.4, इसके अगर दो है, अगर 0.7 से ऊपर है एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल, ठीक है, परफेक्ट है, यानी ये सेटिस्फाई कर रहा है। अगर 0.4 से नीचे है तो फौरन रिजेक्ट कर दें, यानी आपकी क्रॉनबैक अल्फा की मदद से जो रिलायबिलिटी आप टेस्ट कर रहे हो वो जस्टिफाई नहीं हुई। थोड़ा ठंडा कर दो, इतना खड़ा कर पी नहीं पाते, थोड़ा ना हल्का सा 2 दफ़ा देख में चाहते यूज करोगे ना तो इतना ठंडा हो जाएगा जब पी लेते, बहुत ठंडा नहीं करना, फिर गले पे आराम हो जाता। अच्छा जी, तो ये 0 से लेके 0.4 तक जो है, अगर आपका क्रॉनबैक अल्फा आता है तो आप रिजेक्ट कर दो। 0.7 से ऊपर आता है हाईली एक्सेप्ट कर लो, और 0.4 से लेकर 0.7 तक ये आपका कंडीशनल है। किस बात पे कंडीशनल है कि अब आप सवाल ये होता है कि जो जो देखो अब ये किसका आ रहा है, ये इंडिकेटर्स का आ रहा है। क्रॉनबैक अल्फा किसका आ रहा होता है, ये इंडिकेटर्स का। हर इंडिकेटर की वैल्यू जब आप मेजर कर रहे होते हो तो वो पॉइंट, यानी जिसकी लोडिंग आ रही होती है ना, वहाँ पे उसका क्रॉनबैक अल्फा जो आ रहा होता है वो 0.7 या 0.7 से कम आ रहा होता है। इंडिकेटर्स को हम जज कर रहे हैं। तो यहाँ पे रिजेक्ट करने का मतलब है कि अगर आपका क्रॉनबैक अल्फा जो है ना वो 0.0 लेस देन आता है 0.04, तो आप ड्रॉप कर दो वो वाला इंडिकेटर। इसका मतलब ये है, ठीक है, रिजेक्ट करने का मतलब है ड्रॉप कर दो, और यहाँ पर वो वाला इंडिकेटर एक्सेप्ट हो जाएगा, इंडिकेटर एक्सेप्ट होगा, और यानी आप उसको ड्रॉप ही करोगे। लेकिन अगर आपका क्रॉनबैक अल्फा जो है 0.4 और 0.7 के दरमियान आता है तो इसका मतलब है अब आपका ये जजमेंटल होगा कि अगर आप देखोगे कीप इट, सवाल ये है कीप इट, कीप द इट कनेक्टिविटी, कीप द इंडिकेटर ताकि आपको याद रहे। और दूसरा क्या होगा, यू कैन ऑल्सो ड्रॉप द इंडिकेटर, वाई, अगर आपको लगता है कि इफ यू कीप एंड इट improves The model. कंपोजिट रिलायबिलिटी CR की वैल्यू, तो यू शुड कीप। और अगर ड्रॉप किया आपने, इफ यू ड्रॉप एंड CR इंक्रीज्ड तो बेटर टू ड्रॉप। समझ आ गया? तो आपने क्या करना है, आपने कंपोजिट रिलायबिलिटी की वैल्यू जो क्रॉनबैक अल्फा को मेजर करना है। आपके पास वैल्यू आ गई 0.4 से कम, 0.3, 0.2 इस तरह कुछ आ गई, फौरन ड्रॉप नहीं करना, आप री एस्टिमेट करोगे मॉडल बाय ड्रॉपिंग दैट इंडिकेटर, एंड देन पहले वाला जो आपने मॉडल रन किया था उसमें CR की वैल्यू नोट कर लोगे, और फिर ड्रॉप करने के बाद जो री एस्टिमेशन होगा, अब वो इंडिकेटर तो है नहीं कि इसकी लोडिंग आ रही होगी, सिर्फ आपकी कंपोजिट रिलायबिलिटी की वैल्यू आ रही होगी। अगर आपकी कंपोजिट रिलायबिलिटी इंक्रीज करती है इसको ड्रॉप करके तो आप उसको ड्रॉप कर दो, अगर कंपोजिट रिलायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज करती है तो फिर आप उसको, इवन उसकी लोडिंग कम है, आप उसको यू हैव टू कीप इट। एम आई क्लियर मैम? ये जो हम अभी कर रहे थे सारा ये हम इंटरनल कंसिस्टेंसी कर रहे थे ना? हाँ बिल्कुल, जो कि हम एक एक इंडिकेटर को देखेंगे। हाँ ये देखो, ये हमारा है रिलायबिलिटी, इसमें है इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी, और ये जितनी डिटेल मैंने बताई है कि इसको हम क्रॉनबैक अल्फा से करते हैं, उसका फॉर्मूला ये होता है, उसमें ये डिटेल्स है, और फिर उसकी वैल्यू की तक सारी बातें, ये सिर्फ क्रॉनबैक अल्फा की डिटेल्स है। मैम अभी हम कंपोजिट तो नहीं कर रहे ना? नहीं अभी नहीं कर रहे, अभी कर रहे करेंगे, लेकिन अभी ये कंप्लीट हो गया ना, इसकी सारी डिटेल कंप्लीट हो गई। मैम अगर ये इस रेंज के इन बिटवीन आ जाए 0.4 से 0.7, हाँ तो फिर आप 0.4 से नीचे तो ड्रॉप करना ही करना है। मैंने आपको मैंने थोड़ा सा गलत शायद बता दिया, 0.4 से नीचे तो ड्रॉप करना ही करना है। ये जो सारी कहानी है ये 0.4 से 0.7 के बीच की है। ओके सॉरी वो मैंने 0.3 से लेस पे कह दिया था कि आप, ये स्टोरी किसकी है, 0.4 से 0.7 के दरमियान आता है। जनरली हम लोग ना, अच्छा इसमें 2 चीज़ होती है, जनरली 0.6 वगैरह भी आए ना तो हम उसको भी कीप इट, 0.5 पे भी हम भी कीप इट, लेकिन 0.4 से 5 से नीचे, यानी जैसे 0.4 या उस तरह से आ रहा हो ना, बीच में कोई नंबर आ रहा हो, तो फिर हम ये वाली सारी एनालिसिस ज़्यादा अप्लाई करते हैं। और इवन जो सोशल साइंसेज है उसके अंदर इस तरह के रेफरेंसेज हैं कि हमने 0.4 और उससे कम पे भी रखा है, और उसकी रीज़न वही है जो मैंने ये डिफाइन की है अभी। अगर ये एग्जिस्ट करता है ना तो आप इवन बहुत कम क्रॉनबैक अल्फा वाली वैल्यू को भी कीप करते हो। क्लियर? जी मैम। अब हम चलते हैं कंपोजिट रिलायबिलिटी के ऊपर। जो कंपोजिट रिलायबिलिटी है
उसका फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला पहले मैं लिखती हूँ। मैं देखो यहाँ पे ना नीचे बनाना पड़ेगा मुझे क्योंकि वी डोंट हैव स्पेस। कंपोजिट रिलायबिलिटी, CR, इसका जो फॉर्मूला होता है वो उसको हम लिखते हैं इससे रो आई से, और ये होता है समेशन L I वेरीज फ्रॉम 1 to M। M क्या चीज़ है जफर? नंबर ऑफ इंडिकेटर्स। ठीक है मैम। कौन से इंडिकेटर्स? जो किसी एक पर्टिकुलर कंस्ट्रक्ट को मेजर करने में यूज हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा, समेशन L I का स्क्वायर, I वेरीज फ्रॉम 1 to M। L क्या चीज़ है? हर लोडिंग, हर इंडिकेटर की लोडिंग। ठीक है। ये फॉर्मूला है, ठीक है। समेशन LI स्क्वायर, और कौन सी LI? लोडिंग्स, किसी कंस्ट्रक्ट को मेजर करने के लिए, और वो लोडिंग्स जो है ना उसका सम करके, और आई वेरीज फ्रॉम 1 to M जितने इंडिकेटर है। तो सपोज करो Y1 एक कंस्ट्रक्ट है, ठीक है, और उसके इंडिकेटर्स है 3, 1, 2 और 3। तो बेसिकली क्या बन जाएगा ये कि इसकी जो लोडिंग है, ये लोडिंग 1, लोडिंग 2 और ये लोडिंग 3। तो ये क्या कह रहा है? आप सारी लोडिंग को जमा करो और फिर इसका स्क्वायर कर लो, ठीक है। इट्स लाइक L1 + L2 + L2 3 कंप्लीट स्क्वायर। फिर नीचे भी वही चीज़ रिपीट हुई भी है, ठीक है। और फिर ये क्या है? वेरिएंस ऑफ EI, वेरिएंस किसका? एरर्स का, ठीक है। एरर्स का वेरिएंस लेकर उसको जमा कर दो। तो जब आप ये करोगे तो ये आपके पास आ जाएगी कंपोजिट रिलायबिलिटी की वैल्यू, ठीक है। और एरर क्या चीज़ होती है? एरर इसमें क्या चीज़ होती है? एरर होती है 1 - ELI स्क्वायर। एरर ये चीज़ होती है इसमें, 1 - ELI स्क्वायर, ठीक है। अब जो कंपोजिट रिलायबिलिटी है उसका जो रेंज है ना, वो अगेन इट बिलोंग्स टू 0 and 1। एक्सेप्टेबिलिटी कहाँ पर होगी? अगर आपकी वो जो कंपोजिट रिलायबिलिटी है उसका वही सारा स्टोरी है कि अगर आपकी 0 से लेके 0.4 तक आए तो ड्रॉप करें, 0.4 से लेके 0.6 तक आए तो सेटिस्फैक्ट्री है, 0.7 के ऊपर हाईली एक्सेप्टेबल है। जो सारी मैंने आपको कॉन्वेक्स अल्फा की डिटेल्स बताई है ना, सिमिलर डिटेल होल्ड्स फॉर कंपोजिट रिलायबिलिटी, ठीक है। तो अगर मैं आपके लिए यहाँ पे वही लाइन बना दूँ, कंपोजिट रिलायबिलिटी की वैल्यूज़ है 0 से लेके 1 तक है। 0.4 पर ड्रॉप क्या करते हैं बताएंगे कोई? क्या ड्रॉप करेंगे? इंडिकेटर जिसका CR लेस देन 0.4 आ रहा है। 0 से 0.4 तक। ये 0.5 है, ये 0.6 है। 0.4 से लेके 0.6 तक, 0.7, हाँ 0.6 तक सेटिस्फैक्ट्री है, ठीक है। और 0.7 एंड ऑनवर्ड हाईली एक्सेप्टेबल है, ठीक है। और इसमें खास बात क्या है? 0.95, इफ कंपोजिट रिलायबिलिटी इज ग्रेटर देन 0.95 नॉट रिकमेंडेड। इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बड़ी तो अच्छी लगती है लेकिन 0.95 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या होता है कि अगर 0.5 से बड़ी है, इसका मतलब है अगर किसी भी इंडिकेटर की इफ एनी इंडिकेटर has composite reliability greater than 0.95, it means that this question is repeated। आपको पता है ना कि सर्वे के अंदर क्वेश्चंस होते हैं जिसके हम इंडिकेटर्स से लिक्विड स्केल से वो नंबर्स दे रहे होते हैं। तो जिस इंडिकेटर की भी कंपोजिट रिलायबिलिटी 0.95 से ऊपर आ रही है, इसका मतलब है कि ये वाला क्वेश्चन जो आप जिसकी कर रहे हो ये रिपीट हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। एम आई क्लियर? यस मैम। ठीक है। तो आपकी जो ट्रू रिलायबिलिटी है ना, ट्रू वैल्यू ऑफ रिलायबिलिटी, वो क्रॉनबेक अल्फा और कंपोजिट रिलायबिलिटी के बीच में होती है। कंपोजिट रिलायबिलिटी कंजर्वेटिव है और ये ओवर एस्टिमेटेड है, तो ऐसे हम लिखते हैं, ओके।
So true reliability should be greater than Cronbach alpha and less than composite reliability. इसके बीच में होना चाहिए. तो फॉर एग्जांपल अगर आपकी ये आ रही है 0.5. मैम तहमीना को मैसेज है, सॉरी, कि वो मुझे अलाउ कर दे क्लास. क्यों? वो तो मैंने खिजरा से कह दिया था ना. खिजरा मैम मैं कर रही हूँ. ओके, आप कर दो. खिजरा ने नहीं किया वो. आई एम डन. ओके, थैंक यू. हेलो तमीना. ज्वाइन. चलो ठीक है, लेट अस सेटल डाउन. अच्छा, तो बेसिकली अगर आपकी कंपोजिट रिलायबिलिटी 0.5 आई हुई है ना, तो हमने जैसे कि ये लिटरेचर बता रहा है कि कंपोजिट रिलायबिलिटी आयशा इस साइड वाले साहब, ये जो है ना साइड, इस पे शीशा टूटा है तो यहाँ नंगे पैर ना चलो, ध्यान से करो. अच्छा, जो कंपोजिट रिलायबिलिटी है वो क्रॉनबैक अल्फा से जो निकलती है वो 0.5 है. तो जैसे कि लिटरेचर कह रहा है कि ये अंडर एस्टिमेटेड वैल्यू होती है, या ये थोड़ी सी क्या कहते हैं उसे, छोटी वैल्यू आती है. तो इसका मतलब है अगर किसी इंडिकेटर की कंपोजिट रिलायबिलिटी 0.5 आई हुई है ना, तो हो सकता है कि इसकी वो 0.6, ठीक है, ये ओवर एस्टिमेटेड वैल्यू होती. तो आपकी एक्चुअल रिलायबिलिटी जो है 0.5 और 0.6 के दरमियान होगी. यानी ट्रू वैल्यू ऑफ रिलायबिलिटी you can consider it maybe it's 0.55, something like that. Am I clear? जी मैम. चलिए, कंपोजिट रिलायबिलिटी हम कर ली. तो हम क्या कर रहे थे, वी वर डूइंग के जब हम मेजरमेंट मॉडल को इवेलुएट करते हैं तो हमने क्या देखना है. तो वी वर टॉकिंग कि हमें पहले रिलायबिलिटी चेक करनी होती है, जिसके अंदर हम दो चीज़ें देखते हैं. एक को इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी कहते हैं और दूसरे को कंपोजिट रिलायबिलिटी कहते हैं. दूसरी चीज़ हमें क्या चेक करनी है, guys? What do we have to do now? Are we done with the reliability discussion? जी मैम. What next we have to do? What next we have to do? मैम वैलिडिटी मुझे आप लोग के जवाब चाहिए, वरना मुझे ना लगता नहीं कि मैं पढ़ा रही हूँ और कोई समझ रहा है. तो अब मुझे डिस्कशन करनी है वैलिडिटी की, ठीक है. तो आई एम मूविंग ऑन, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है. तो आई एम मूविंग ऑन टू द वैलिडिटी थिंग. देखो उसने मुझे फिर पानी कैसे चाय दी है. अच्छा जी, वैलिडिटी दो तरह की होती है. वैलिडिटी दो तरह की होती है. एक होती है कंटेंट वैलिडिटी, कुछ किताबों में कंटेंट, किसी में कन्वर्जेंट वैलिडिटी. इसका नाम कन्वर्जेंट वैलिडिटी, ठीक है. नाम ही बता रहा है कि जो इंडिकेटर्स हैं वो कितना कंटेंट उसका रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसका, कंस्ट्रक्ट का. वैलिडिटी का ये मतलब होगा. और कन्वर्जेंट का भी मतलब ये है कि आपके जो इंडिकेटर्स हैं वो अपने कंस्ट्रक्ट की तरफ कितना मूव कर रहे हैं या उसको कितना डिस्क्राइब कर रहे हैं. तो यहाँ से फ़ौरन एक आइडिया आता है कि ऐसा भी होता होगा कि जो इंडिकेटर आपने किसी कंस्ट्रक्ट के साथ अटैच किए हैं वो किसी और कंस्ट्रक्ट को मेजर ना कर रहे हो, या किसी और कंस्ट्रक्ट को ज़्यादा मेजर कर रहे हो इन कंपैरिजन टू द कंस्ट्रक्ट विद विच यू हैव अटैच्ड इट. मेरी बात समझ में आई है कि कोई अगर इंडिकेटर्स अपने कंस्ट्रक्ट के कंपैरिजन में किसी दूसरे कंस्ट्रक्ट के साथ तो ज़्यादा लिंक नहीं कर रहे, तो हम किस तरह चेक करते हैं, कंटेंट या कन्वर्जन वैलिडिटी के साथ. इज इट क्लियर गाइस? जी मैम. और दूसरा पता होता है डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी. डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी का मतलब होता है, अब देखो ये कन्वर्जेंस का लफ्ज बता रहा है कि इंडिकेटर्स की कन्वर्जेंस की बात है, और डिस्क्रिमिनेंट का मतलब है कि ये इंडिकेटर्स के डिफरेंसेस की बात है. व्हाट डज इट मीन कि आपका एक जो कंस्ट्रक्ट मेजर हुआ हुआ डिफरेंट इंडिकेटर से वो कितना डिफरेंट है इन कंपैरिजन टू अदर कंस्ट्रक्ट. यानी कि हर इंडिकेटर्स का सेट जो कंस्ट्रक्ट को मेजर कर रहा है वो एक डिफरेंट कंस्ट्रक्ट को लेकर आ रहा है हमारे सामने. ऐसा तो नहीं है कि जो दो कोई कंस्ट्रक्ट हमने मेजर किए वो सम हाउ प्लस माइनस करके सिमिलर कंस्ट्रक्ट ही है. सो हाउ डिस्क्रिमिनेंट are the construct or how successfully indicators are able to measure the construct in such a way that each construct showing a different or discriminant exposure. Am I clear? जी मैम.
अच्छा, अब इसको मैयर कैसे करते हैं? कन्वर्जेंट वैलिडिटी के लिए आपके पास जो मैयर होती है उसे कहते हैं फैक्टर लोडिंग। एक और भी होती थी, एक होती है फैक्टर लोडिंग और एक होती है एवरेज वेरियंस एक्सट्रैक्टेड। यस, इसकी दो मैयर्स हैं। एक हम देखते हैं इसकी फैक्टर लोडिंग्स और दूसरा हम देखते हैं एवरेज वेरियंस एक्सट्रैक्टेड। ठीक है, फैक्टर लोडिंग्स को LI से मेजर करते हैं और एवरेज वेरियंस एक्सट्रैक्टेड ऐसे लिखा जाता है। और अब आपको फैक्टर लोडिंग का तो पता है, तो ये शुड बी ग्रेटर देन 0.7 से ग्रेटर LI को बड़ा होना चाहिए, ये वही रूल है। एवरेज वेरियंस एक्सट्रैक्टेड जो है वो शुड बी ग्रेटर देन 0.5, इसका ये थ्रेशोल्ड है। ठीक है, फॉर्मूला इसका लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था, वो था समेशन LI डिवाइडेड बाय M। ठीक है, और डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी का मतलब है हाउ डिफरेंटली द इंडिकेटर्स आर मेजरिंग एनी कंस्ट्रक्ट। तो इसकी तीन मेजर्स हैं, कौन कौन सी? 1, 2 एंड 3। पहली इसकी एक तो थी HTMT जो सबसे मॉडर्न है। ठीक है, HTMT। एक हमारी होती फॉर्नर लैकर और ये पुरानी है, ये ओल्ड है। और एक होती है क्रॉस लोडिंग्स। क्रॉस लोडिंग कैसे डिफाइन होती है? क्रॉस लोडिंग जो होती है, क्रॉस लोडिंग का मतलब होता है, क्रॉस लोडिंग का मतलब है क्रॉस लोडिंग शुड बी लेस देन ओन लोडिंग्स। कोई मुझे इसका मतलब बता सकता है? क्रॉस लोडिंग शुड बी लेस देन ओन लोडिंग्स। मैम जो आपके डिफरेंट क्या कहते हैं कंस्ट्रक्ट्स के ऊपर लोडिंग्स आती हैं उनको क्रॉस लोडिंग कहते हैं, और जो ओन लोडिंग है जो एक ही कंस्ट्रक्ट के ऊपर आती है। हाँ, तो ये देखो यहाँ पर लोडिंग्स आएंगी कि Y1 के जो इंडिकेटर्स हैं, Y1 के जो इंडिकेटर्स हैं ये तीन, इनकी वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, इनकी लोडिंग्स क्या हो रही है, और ये वाली जो लोडिंग्स हैं ये Y2 के ऊपर जाके कितना लोड हो रही है। यानी X1, X2, X3 को हम देखते हैं कि वो कितना लोड हो रही है Y1 पर, और ये कितना लोड हो रही है Y2 पर, कितना लोड हो रही है Y3 पर। तो ये सारी की सारी जो लिस्ट है ये ओन लोडिंग्स है। ठीक है, और ये वाली जो है ये है क्रॉस लोडिंग्स, ये जो है ना क्रॉस लोडिंग है। तो ये जो नंबर्स है ना ये वाले, ये इससे बड़े होने चाहिए। ठीक है, ये इससे बड़े होने चाहिए, यानी कि ये वाले जो इंडिकेटर्स हैं ये अपने वाले कंस्ट्रक्ट पे ज़्यादा लोड हो रहे हैं इन कंपेरिजन टू अदर। तो ये हमारा क्रॉस लोडिंग वाला टेस्ट है। फिर फॉर्नर लैकर आ जाता है। फॉर्नर लैकर जो है उसके अंदर, फॉर्नर लैकर में एक आपको बस मैट्रिक्स आती है फॉर्नर लैकर की। ठीक है, यहाँ पे कंस्ट्रक्ट्स लिखे होते हैं, कंस्ट्रक्ट Y1, Y2, Y3। यहाँ पे भी लिखा होता है Y1, Y2, Y3। ये आपका होता है, इसमें जो इसके अंदर जो वैल्यू पड़ी होती है ना उसे कहते हैं AVE, एवरेज वेरियंस एक्सट्रैक्टेड ऑफ Y1 अंडर द रूट। ठीक है, और यहाँ पड़े होते हैं कोरिलेशन ऑफ Y1, Y2। यहाँ पे कोरिलेशन ऑफ, किसका कोरिलेशन होगा यहाँ पर? जिसके इंटरसेक्शन पे ये आ रहा है, किसके इंटरसेक्शन पे आ रहा है? Y1 और Y3। तो यहाँ पे आएगा कोरिलेशन ऑफ Y1, Y3। तो इसका मतलब जितने भी डायगोनल्स है ना वो AV और ये वाला ही होता है, एवरेज वेरियंस एक्सट्रैक्टेड Y1 फॉर Y2 फॉर Y3। ठीक है, और नीचे कोरिलेशन आते हैं, तो ये फिल होता है, ये भी फिल हुआ होता है, ये भी फिल होता है। यहाँ पे एम्प्टी होता है, ये एम्प्टी होता है। और इसका टेस्ट क्या होता है कि डायगोनल जो है शुड बी ग्रेटर देन ऑफ डायगोनल, यानी जो एवरेज वेरियंस एक्सट्रैक्टेड है किसी कंस्ट्रक्ट का उसको ग्रेटर देन होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर इन कंपैरिजन टू कोरिलेशन ऑफ Y1, Y2। अभी मुझे कोई बताएगा व्हाट इज मेंट बाय एवरेज वेरियंस एक्सट्रैक्टेड? कोई मुझे बताएगा? किसको बोनस मार्क्स चाहिए? ये मैं 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ रही हूँ। मैम ये वो वाला वेरिएंस है जो कि आपके विद इन द वो इंडिकेटर्स के दरमियान में है। अच्छा, सपोज करो मैं आपकी हेल्प के लिए ये लिखती हूँ Y1, X1, X2, X3। जी, ये वाला वेरिएंस है दरमियान में, X1, X2, X3 के दरमियान। ये आपके रिफ्लेक्टिव मेजर्स हैं,
जी व्हाट इज एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड, किसका वेरिएंस क्या आ रहा है। अच्छा ये जो x1 x2 x3 है ये किसको मेजर कर रहे हैं, y1 को मेजर कर रहे हैं। y1 को। तो इसका मतलब है कि y1 के अंदर सपोज करो ये टोटल y1 का वेरिएंस है, ठीक है। x1 उसको इतना कैप्चर कर रहा है, x2 उसको इतना कैप्चर कर रहा है और x3 उसको इतना कैप्चर कर रहा है, और ये वो पोर्शन है जो कुछ भी कैप्चर नहीं हो रहा है, यानी कोई और इंडिकेटर चाहिए थे। तो ये x1 मैम, ये x1 x2 x3 का वेरिएंस होगा, यूनिक वेरिएंस होगा ये इसका जो अभी अपने लाइन ड्रॉ की। हाँ अच्छा इसमें यूनिक वेरिएंस का कॉन्सेप्ट नहीं होता, आपको पता हाँ है जी, कॉम्पोजिट बिल्कुल वाला ऐसे। फिगर है तो इसमें यूनिक और वो कॉमन वेरिएंस नहीं होता, बिल्कुल। इसमें कंप्लीट वेरिएंस होता है, ठीक है ना। हम्म, तो मैं क्लैरिफाई कर दूं, और दूसरा बात ये कि एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड का मतलब है कि x1 जो है, x1 इंडिकेटर वो भाई इतना वेरिएंस एक्सट्रैक्ट कर रहा है, x2 बिल्कुल। जो है वो इतना वेरिएंस एक्सट्रैक्ट कर रहा है, x3 जो है वो इतना वेरिएंस एक्सट्रैक्ट कर रहा है, और आपका जो है ये वाला जो वेरिएंस है ये एक्सट्रैक्ट ही नहीं हो रहा है, ये मिसिंग है, ठीक है। तो इस मेजर का मतलब क्या होता है, इस मेजर का मतलब ये होता है कि ये जो वेरिएंस है, वेरिएंस विद x1 वेरिएंस विद x2 वेरिएंस विद x3, इसका फिर एवरेज लेना है। तो बेसिकली एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड इज अ मेजर कि भाई सारे इंडिकेटर मिलकर किसी कंस्ट्रक्ट का कितना वेरिएंस कैप्चर कर रहे हैं, ओके। तो फॉर्नर लेकर क्या कहता है कि जो सारे इंडिकेटर्स मिलकर जो वेरिएंस एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं इट शुड बी ग्रेटर देन द कोरिलेशन बिटवीन y1 एंड y2, कोरिलेशन बिटवीन y1 एंड y3। आई होप दैट नाउ यू अंडरस्टैंड द फॉर्नर लेकर क्राइटेरिया। इसी तरह से जो इंडिकेटर्स हैं y2 के, वो जो y2 का वेरिएंस एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसको बड़ा होना चाहिए इन कंपैरिजन टू y2 का कोरिलेशन विद अदर कंस्ट्रक्ट्स। एम आई क्लियर? यस मैम। मैम ये सेकंड बात रिपीट कर दे। फर्स्ट तो ये है कि जो एवरेज ऑफ वेरिएंस है ऑफ x1 x2 एंड x3 शुड बी हाँ ग्रेटर देन द कोरिलेशन ऑफ y1 एंड तीन इंडिकेटर्स है ना, तीन कंस्ट्रक्ट है ना, y1 y2 y3। यहाँ पर है एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड बाय द इंडिकेटर्स ऑफ y1 फॉर y1 के इंडिकेटर्स कितना वेरिएंस एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसकी एवरेज, y2 के इंडिकेटर्स कितना वेरिएंस एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसकी एवरेज। सो इस एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड ऑफ y2, सिमिलरली एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड ऑफ y3। ये जब आपके पास एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड आ जाता है उसके बाद आप इसको कंपेयर करते हो कि जो एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड है, एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड है y1 से, यानी कि जो y1 के इंडिकेटर्स थे उन्होंने मिलकर जो वेरिएंस एक्सट्रैक्ट किया y1 का उसका हमने एवरेज लिया, इसको ग्रेटर देन होना चाहिए कोरिलेशन। अब कोरिलेशन किस किस का बनेगा भाई, y1 का y1 के साथ तो ले नहीं सकते, y1 का 2 y2 के साथ लेंगे और y1 का y3 के साथ लेंगे। सो इट शुड बी ग्रेटर देन कोरिलेशन बिटवीन y1 एंड y2 एंड इट शुड आल्सो बी ग्रेटर देन बिटवीन कोरिलेशन ऑफ y1 एंड y3। इतना क्लियर हुआ? यस मैम। Same story will apply with average variance extracted of y2 and we'll compare it with the correlation of other constructs। अब दूसरे construct कौन से हैं, y1 और y3 and correlation of y2 and y3, sorry y2 तो इसके अंदर आ रहा है ना, तो y1 और y3 और हाँ ठीक है। तो इसका कोरिलेशन विद अदर कंस्ट्रक्ट y1, मैंने कुछ गलत लिखा है, y2 एंड y3 एंड y1 और y3, अब सही है। y2 तो हम यूज कर रहे हैं, कोरिलेशन किसके साथ मेजर करेंगे, 2 का 3 के साथ, y1 एंड y3 का मैम, y1 और y2 में कोवेरिएंस ये देखो, y1 और y3। अगर हम यहाँ पे आते हैं ना ये वाला, तो ये एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड की वैल्यू है, इसको हम मेजर करेंगे इसके साथ, ये y3 और ये y2 है, तो ये देखते हैं ये वाला, y1 और y3 वाला नहीं देख रहे, y2 और y3 देख रहे हैं, ये वाली चीजें नहीं देखते, ये वाली चीजें, ठीक है। तो ये जो डायगोनल है इसको ऑफ डायगोनल से बड़ा होना चाहिए, ये डायगोनल इस ऑफ डायगोनल से बड़ा होना चाहिए, ये डायगोनल इसके साथ कोई ऑफ डायगोनल ही नहीं है। एम आई क्लियर? मैम थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन आ रही है समझ। मैंने थोड़ा सा समझ इस तरह आएगा और थोड़ा सा समझ प्रैक्टिकली करने से आता है। जी मैं चूंकि ज्वाइन थोड़ा लेट किया था शायद इस वजह से भी। मैम ये फर्स्ट में जब एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड y1 का हम ले, मैम नीचे जो कोरिलेशन हम चेक करेंगे। अच्छा ये देखो यहाँ पर ना मैंने इसमें थोड़ी मिस्टेक भी किया,
यहाँ पे कोरिलेशन ऑफ y किसका आएगा, y1 और y2 आएगा ना। यहाँ पे कोरिलेशन क्या आएगा, y3 और बोले Y y2, और यहाँ पे कोरिलेशन आएगा किसका, y1 और y3 का। यहाँ कोरिलेशन किसका आएगा, बोले Y2 and Y3. y3 का। और यहाँ पर आएगा एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड ऑफ y3। ठीक है, अभी मैं आपको बता देती दोबारा से सही, ये जो डायगोनल है ना, इसको इससे और इससे बड़ा होना चाहिए। एम आई राइट? क्लियर हो गया? जी मैम। इसी तरह से ये जो डायगोनल है ना, इसको अपने इससे और इससे बड़ा होना चाहिए। और ये जो डायगोनल है ना, ये चीज कही थी कि यहाँ पे से कंपैरिजन नहीं करेंगे, यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे। यहाँ पे किस चीज का कोरिलेशन बनेगा, कौन सा बनेगा, y2 का और y3 का। यहाँ पे कौन सा कोरिलेशन बनेगा, y1 का और y3 का। तो डायगोनल शुड बी ग्रेटर, ऑफ डायगोनल शुड बी स्मॉलर। एम आई क्लियर? यस Yes. मैम। और Yes, ये फॉर्नर लेकर की मैट्रिक्स जो है ना, आपको रिजल्ट्स में मिलेगी, खुद ही ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके देगा। तो ये है फॉर्नर लेकर, और ये क्या एस्टेब्लिश करता है, ये डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी को एस्टेब्लिश करता है। एक हमने क्रॉस लोडिंग्स किया, और एक हमने फॉर्नर लेकर किया, और तीसरा है डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी, और वो है HTMT। ठीक है, HTMT में भी ऐसे लिखा होता है y1 y2 y3। ये y1 y2 y3 क्या चीज़ है, इंडिकेटर या कंस्ट्रक्ट्स? बच्चों बताओ, आप लोगों के रिस्पॉन्सेस क्यों नहीं आ रहे? आता नहीं है या कोई मसला हो रहा है? मैम थोड़ा टाइम लग रहा है समझ आने में। अच्छा, जो देखो मॉडल जैसा ये है ना, छोटे छोटे सवाल पूछ रही, क्या हो गया, मेरी फाइल कहाँ चली गई, क्या हो गया? नहीं, मेरी तो फाइल ही गायब हो गई। सबसे नीचे हो गई। I can't locate it, but अच्छा बहरहाल वो जो था, आपने बाकी तो नोट किया, उसको मैं देख लेती हूँ। HTMT को दोबारा लिख लेते हैं, HTMT। ठीक है, मैं कही थी मॉडल आपका इस तरह y1 y2 y3। ठीक है, यही मॉडल होता है ना, सपोज करो ये सिंपल सा मॉडल है। इसके हैं इंडिकेटर्स x1 x2 x3, और रिफ्लेक्टिव है, मैं स्क्वायर नहीं बना रही, यू अंडरस्टैंड, एक्स स्क्वायर्स। फिर x4 x5 x6, इस तरह से रिफ्लेक्टिव मैयर है। और फिर x7 x8 x9, ये भी रिफ्लेक्टिव मैयर है। ठीक है, अब मैंने सवाल किया, हम HTMT कर रहे हैं। HTMT के अंदर यहाँ पर होता है y1, ठीक है, और फिर y2 और y3। यहाँ पर भी होता है y1 y2 y3, और ऐसे करके एक मैट्रिक्स आती है, ऐसे करके एक मैट्रिक्स आ जाती है। मेरा सवाल ये था कि ये जो y1 y2 y3 हैं, ये कंस्ट्रक्ट्स हैं या इंडिकेटर्स हैं? तो क्या जवाब है? मैम कंस्ट्रक्ट्स। बाकी लोग बताएं। मैम कंस्ट्रक्ट्स हैं। और मैम ये कंस्ट्रक्ट है, तो अब ये जवाब आ गया। अब इसकी यानी कंस्ट्रक्ट की एक मैट्रिक्स बनी हुई है, जिसमें यहाँ पर नंबर्स पड़े होंगे। क्या क्राइटेरिया, जो भी नंबर्स आ रहे हैं, जैसे भी आ रहे हैं, जो भी फार्मूला, वो नहीं हमें बताया गया। हमें सिर्फ ये पता है कि ये जो डायगोनल है ना, इट शुड बी लेस देन 0.95, इट शुड बी लेस देन 0.95, 0 लेस देन 0. अगर ये 95 से बड़ा है या 95, इट शुड बी लेस देन 0.90, ज़्यादा ऑथेंटिक वैल्यू है। अगर 0.90 से बड़ा है, और स्पेशली अगर 0.95 से बड़ा है, इसका मतलब है कंस्ट्रक्ट्स आर नॉट डिफरेंट, दे आर सिमिलर। ठीक है,
अगर आप जहन में लेकर आओ तो हम क्या इस्टेब्लिश कर रहे हैं, वैलिडिटी के आपके कंस्ट्रक्ट कितने डिफरेंट हैं। तो ये जो क्राइटेरिया है ये इसकी ही मैयर है, होमोट्रेट मोनोट्रेट से कहते हैं। होमोट्रेट, शायद मैंने नाम भी बताया आपको, होमोट्रेट मोनोट्रेट, ठीक है। तो ये आपका क्राइटेरिया जो कि ये बताता है कि आपका कंस्ट्रक्ट y1 y2 से कितना डिफरेंट है। तो उसका इस्टेब्लिश कैसे करेंगे कि y से y1 y2 और y3 से जब डिफरेंट होगा, जब ये वाला जो डायगोनल है, ये वाला y1 वाला, इसकी वैल्यू 0.90 से कम आएगी। एम आई क्लियर? इसकी वैल्यू 0.90 से कम आएगी। एम आई क्लियर टू एवरीवन? Yes. ma'am. Yes, Now I want all of you to open your mic and if possible open your cameras, and I want to ask certain questions and you have to answer. So I am starting discussion. हाँ जी, कौन सा वाला मॉडल कर रहे हैं हम? PLSM कर रहे हैं या CBSM कर रहे हैं? मैम PLS LSM हम रिफ्लेक्टिव कर रहे हैं या फॉर्मेटिव कर रहे हैं? रिफ्लेक्टिव मैम रिफ्लेक्टिव के अंदर एरो जो है वो कंस्ट्रक्ट से निकलता है या इंडिकेटर से निकलता है? मैम कंस्ट्रक्ट से इंडिकेटर। ठीक हो गया। हम जो मॉडल अभी एज्यूम कर रहे हैं हम उसमें कितने कंस्ट्रक्ट लेके आ रहे हैं? मैम 5 3, y1 y2 y3, ठीक है। 3 कंस्ट्रक्ट्स है। हर कंस्ट्रक्ट को कितने इंडिकेटर्स मेजर कर रहे हैं? 3 3 यहाँ तक मैम हमें स्क्रीन नहीं दिख रही। मैं स्क्रीन नहीं दिख रही, क्यों? हम- तो आपको मेरा नोट्स भी नजर नहीं आ रहे थे? मैम पहले नजर आ रहे थे, अब नहीं मैम मुझे नहीं आ रहे। नहीं, नोट्स तो मैंने अभी खोले भी नहीं ना, मैं वैसे स्क्रीन ये अब नोट्स नजर आए। अब Yes, नजर आ ma'am. रहे। हाँ, लेकिन अब मैंने वो बंद कर दिया ना, मैं डिस्कशन कर रही हूँ आप लोगों से। मैं चाहती हूँ आप लोग अपने कैमरास खोल लो। मैम रिवीजन देख रही थी। हैं? मैम चेक कर रही थी कि हमें याद हो गया। हाँ, यही तो कर रही हूँ। नोट्स हटा के चेक कर रही थी। हाँ, तो और मैं क्या कर रही हूँ, यही तो कर मैम रही हूँ। याद था, ये सारा कुछ पता है। चलो मैम करीना को तो इक्वेशंस याद रखी। चलो ठीक है। 5.24 Excellent. 5.23 में ये था। एक्सीलेंट। जब मेरे स्टूडेंट मार्केट में फैलेंगे ना इसके साथ, तो जब इक्वेशंस लेकर इंशाल्लाह। आएंगे और जब वो फार्मूलाज डिस्कस करेंगे तो फिर दैट विल क्रिएट अ डिफरेंस इन एसएम इंशाल्लाह। तो अच्छा, कमिंग बैक, अब हमने मॉडल हमें समझ में आ गया। नाउ मूविंग ऑन टू द इवैल्यूएशंस। किस किस की इवैल्यूएशन होती है? मेजरमेंट मॉडल की, स्ट्रक्चरल मॉडल की, या दोनों की? मैम दोनों मेजरमेंट की और स्ट्रक्चरल दोनों की होती है। अभी तक हमने किसकी डिस्कस किया? मेजरमेंट मॉडल किया या स्ट्रक्चरल? मेजरमेंट मॉडल। ओके, मेजरमेंट मॉडल के अंदर जो है वो हमारा कंसर्न ज्यादा जो है वो इंडिकेटर्स की क्वालिटी के साथ होता है या कंस्ट्रक्ट की क्वालिटी के साथ? इंडिकेटर्स की क्वालिटी। मैम इंडिकेटर्स। सो व्हाट मेजरमेंट मॉडल इवैल्यूएशन इज कि कितना अच्छा इंडिकेटर अपने कंस्ट्रक्ट को मेजर कर सकता है। ये बात याद हो गई? कितना जी। अच्छा इंडिकेटर अपने, तो उस चीज को एस्टैब्लिश करने के लिए हम 2 टेस्ट करते हैं। उनका नाम क्या है? मैम एक तो है क्रोनबेक अल्फा और एक है HDF। नो 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 नो, मैम हम रिलायबिलिटी और वैलिडिटी चेक करते हैं। अच्छा सही ठीक है दैट इज कॉल्ड रिलायबिलिटी का टेस्ट और वैलिडिटी का टेस्ट। वैलिडिटी का टेस्ट। हाँ जी, जफर बताओ रिलायबिलिटी और वैलिडिटी क्या होती है और इनमें डिफरेंस क्या होता है? मैम रिलायबिलिटी कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंट होते हैं उसके, वो आपने 2 बनाए थे जिसके अंदर हम इंटरनल कंसिस्टेंसी को चेक करते हैं और वो एक दूसरे को, और वैलिडिटी होती है Composite। वो कॉम्पोजिट, और वैलिडिटी होती है जो हम क्या नाम है उसकी, हमारे इंडिकेटर्स कितने वैलिड हैं मैम? हमारे इंडिकेटर्स एक्चुअली वैलिड कितने हैं और कितना इन लाइन है विद आइदर हमने सही इंडिकेटर लिया भी है कि नहीं। हाँ जी, ये वैलिडिटी अगर ना हो तो रिलायबिलिटी नहीं होती। हाँ, नहीं नहीं, उसकी प्रीरेक है। उल्टा बता रहे हो। Reliability is the prerequisite of validity. Exactly. Yes, ma'am. Reliability But not based on- जी, Reliability पहले हम ये not पहले अगर अगर फॉर एग्जांपल वैलिड ना हो बिल्कुल ही, तो फिर रिलायबिलिटी reliability पहले चेक करेंगे ना। इसमें हम पहले रिलायबिलिटी चेक करते हैं। अगर रिलायबिलिटी एस्टैब्लिश होती है तो हम वैलिडिटी पे जाते हैं। वैलिडिटी की करो। ठीक है, क्लियर हो गया? जी मैम। Yes, ma'am. यस मैम। अब मैं आपका ना यहाँ पे सिर्फ 1 सेकंड लूंगी और कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करूंगी इसका, रिलायबिलिटी वैलिडिटी का। आई विश आई कुड हैव द बुक, लेकिन राइट नाउ आई डोंट। तो चलो कोई बात नहीं। मेरा वो कहाँ है, वो गया, सॉरी। Somehow pen didn't press. Sorry, ये time waste है। Yeah, सही। Reliability and validity.
अगर सपोज करो एक कंस्ट्रक्ट है जो कि ये मेजर हुआ, ठीक है, और जो इसके इंडिकेटर्स है ना वो ऐसे है x1 x2 x3, और यहाँ पर ये x1 x2 x3, ठीक है, तो दे आर लाइक दिस वन, ठीक है, जो इसके साथ है समथिंग इधर पे आ रहे हैं, राइट। और दूसरी सिचुएशन, ये आपका कंस्ट्रक्ट है और इंडिकेटर आपका x1 इधर, x2 इधर और x3 इधर। ये क्या चीज़ है? ये लैक ऑफ रिलायबिलिटी, यानी कि आपके इंडिकेटर आपस में कन्वर्ज ही नहीं कर रहे, ठीक है। यहाँ पर बेशक वो एग्जैक्टली कंस्ट्रक्ट के पास नहीं है, लेकिन दे आर क्लोज एंड दे आर कन्वर्जिंग टू ईच अदर। तो यहाँ पे रिलायबिलिटी स्टैब्लिश हो रही है और यहाँ पे रिलायबिलिटी स्टैब्लिश नहीं हो रही नीचे वाले में, ठीक। और जब हम वैलिडिटी को चेक करते हैं तो अब एक चीज़ रिलायबल है ना, ये हमारा कंस्ट्रक्ट है, अगर हमारे तीनों इंडिकेटर बिल्कुल इसके बीच में आ रहे हैं, x1 यानी x2 x3 इसके अंदर आ रहे हैं, तो वैलिडिटी आ गई। और अगर इस तरह से आ रहे हैं, यहाँ पे तो आ ही नहीं सकता। अगर कोई चीज़ रिलायबल नहीं है ना तो हम उसकी वैलिडिटी को टेस्ट ही नहीं कर सकते, तो ये वाली चीज़ एम्प्टी होती है, ठीक है। तो अगर आपके जो इंडिकेटर रिलायबल है, अगर वो बिल्कुल इस कंस्ट्रक्ट के अंदर आ रहे हैं तो वैलिड भी हो गए, अगर वो इस कंस्ट्रक्ट से जितने दूर जा रहे हैं वो वैलिड नहीं होंगे। समझ आ गई बात की? जी मैम। सो ये कंस्ट्रक्ट है। सो रिलायबिलिटी इज अबाउट द कन्वर्जेंस ऑफ इंडिकेटर विद ईच अदर, और वैलिडिटी इज दैट हाउ क्लोज दे आर टू द कंस्ट्रक्ट। ओके, ये बड़ी अच्छी सी डायग्राम है आपकी हायर की किताब के अंदर, अभी वो मैं खोलूंगी तो टाइम लग जाएगा। चलिए अब फिर डिस्कशन पे आ जाए। तो रिलायबिलिटी और वैलिडिटी, तो रिलायबिलिटी वैलिडिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद नेक्स्ट इज के हाउ टू मेजर रिलायबिलिटी। क्या मेजर्स है रिलायबिलिटी की? सुनहरा है क्लास में? नहीं मैम, सुनहरा नहीं। नो मैम। अच्छा, मुझे लगा सुनहरा है। अच्छा, कामरान आप बताओ रिलायबिलिटी की मेजर्स कौन कौन सी है? क्विक दो है, कौन कौन सी? मैम हाँ बोले। रिलायबिलिटी के लिए हम ये देखते हैं कि जो भी टेस्ट किया जा रहा है वो रिलायबल। हाँ, मैं ये नहीं पूछ रही रिलायबिलिटी क्या है, मैं कह रही हूँ किस तरह मेजर करते हैं। दो चीजें बताएं, तो वो दो चीजें क्या है? मैं दो मैम, इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी और एंड कंपोजिट। कंपोजिट इन रिलायबिलिटी। दोनों में से जो इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी है उसकी पर्टिकुलर मेजर का नाम है, वो क्या है? क्रॉनबेक अल्फा। क्रॉनबेक ठीक है, क्रॉनबेक अल्फा जो है वो कंजर्वेटिव मेजर है या ओवरस्टेट करती है? मैम ये अंडरस्टेट कंजर्वेटिव। ओवरस्टेट करती है। और कंपोजिट रिलायबिलिटी क्या करती है? ओवरस्टेट करती है। ओवरस्टेट। ठीक है। अच्छा, जो एक और चीज इसमें ऐड कर लें, जो क्रॉनबेक अल्फा है ना, वो एज्यूम करती है कि लोडिंग की वैल्यू सेम है। ये इसकी ड्रॉबैक है क्रॉनबेक अल्फा, वो एज्यूम करती है कि लोडिंग्स जो है वो सेम है, जबकि जो कंपोजिट रिलायबिलिटी है ना वो कहती है कि लोडिंग्स डिफरेंट है। ज्यादा बेहतर कौन सा है? क्रॉनबेक अल्फा इस पर्सपेक्टिव? मैम फिर कॉम्पोजिट बेहतर हुआ। कंपोजिट बेहतर हुआ क्योंकि मैम ये वो- बात कंफ्यूजिंग हो गई है थोड़ी सी। कोई कंफ्यूजिंग नहीं है। वो जो फार्मूला है ना वो एज्यूम कर रहा है कि जो लोडिंग आ रही है ना x1 x2 x2 के साथ वो बिल्कुल सिमिलर है, L1 L2 L3 तीनों लोडिंग्स बराबर है। ये कौन एज्यूम कर रहा है? वो क्रॉनबेक अल्फा यूज कर रहा है। जबकि जो कंपोजिट रिलायबिलिटी है ना मुनज़्ज़ा, उसमें देखो जो फार्मूला है ना उसमें लोडिंग की वैल्यूज ही आ रही है, समेशन li स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन li स्क्वायर प्लस वेरिएंस ऑफ ei, ये फार्मूला है। तो इसके फार्मूला में हाँ, लोडिंग इटसेल्फ आ रही है ना, तो बेसिकली वो एज्यूम कर रहा है कि लोडिंग्स डिफरेंट है। तो कंपोजिट रिलायबिलिटी डिफरेंसेस ऑफ लोडिंग्स को एक्सेप्ट करता है, जबकि कंपोजिट जो क्रॉनबेक अल्फा है वो कहता है कि वो इम्पोज करता है कि जो लोडिंग्स है सारे इंडिकेटर्स की वो सिमिलर है। और ये तो ड्रॉबैक हो गया ना क्रॉनबेक अल्फा का, गलत है। तभी तो नया फार्मूला आता है जब कोई ड्रॉबैक निकलता है उसमें से। ठीक है, क्लियर हो गया? यस मैम। तो बेसिकली कंपोजिट रिलायबिलिटी है और क्रॉनबेक अल्फा है जो कि इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी को मेजर कर रहा है। एक अंडरस्टेट कर रहा है, एक ओवरस्टेट कर रहा है। क्रॉनबेक अल्फा का थ्रेशोल्ड क्या है? मैम 0.70। 0.7। और कंपोजिट रिलायबिलिटी का क्या थ्रेशोल्ड है? मैम 0.95 से लेस होना चाहिए। 0.7 ही है, दोनों का 0.7। अगर दोनों वैल्यूज 0.7 से बड़ी है तो हाईली एक्सेप्टेबल है। ठीक है, ये बात क्लियर होगी? दोनों 0.7 से बड़ी है तो हाईली एक्सेप्टेबल है।
जी और मैम अगर 0.4 से कम है तो इनको ड्रॉप करना है पहले रिजेक्ट किसको ड्रॉप करेंगे? किसको ड्रॉप करेंगे? इंडिकेटर्स वो Indicator. इंडिकेटर, हाँ वो इंडिकेटर जिसकी ये वैल्यूज लेस देन 0.4 से कम है। और अगर 0.4 और 0.6 से बीच में है, जैसे क्रॉनबैक अल्फा है वो 0.4 से लेके 0.6 के बीच में है, तो फिर क्या मतलब है? हाईली एक्सेप्टेबल मैम है। उसको हम रख सकते कंडीशनल है। हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन बहुत वो कोई स्ट्रांग नहीं है। मैं बताती हूँ। अगर 0.4 से लेके 0.7 के बीच में है ना, फिर आप देखोगे कि इसको रखना चाहिए या इसको ड्रॉप करना चाहिए। ठीक है, नहीं रखना चाहिए मैम। मैं बता रही हूँ, अब सुने। अगर इसमें ये अच्छा, क्या होता है, हाँ भी हमें डिसाइड करना है कि इसको रखना चाहिए, इसको ड्रॉप करना चाहिए। अच्छा, अब उसको क्या कंडीशन है कि आपने अभी जो मैयर किया हुआ है ना, उसमें आपने एक कंप्लीट मॉडल को मैयर किया हुआ है और आपके पास क्रॉनबैक अल्फा भी आ रहा है, कंपोजिट रिलायबिलिटी भी आ रही है, सारी वैल्यूज आ रही है। अब आप देख रहे हो कि सपोज करो एक किसी x1 इंडिकेटर का जो क्रॉनबैक अल्फा है ना, लोडिंग्स वो आ रही है 0.7 से कम आ रही है, लेकिन 0.4 से ज़्यादा है, यानी 0.5 आ रही है फॉर एग्जाम्पल। आप क्या करोगे, आप उस वाले इंडिकेटर को ड्रॉप कर दोगे और मॉडल को दोबारा री एस्टिमेट करोगे। उसके बाद इसको री एस्टिमेट करने के बाद आप देखोगे कि x1 तो ड्रॉप हो गया ना, उसकी लोडिंग तो ख़त्म हो गई। आप देखोगे कि अब आप जो मॉडल है उसके अंदर कंपोजिट रिलायबिलिटी जो है उस पर क्या फ़र्क पड़ा हुआ है। अगर कंपोजिट रिलायबिलिटी इम्प्रूव करती है तो फिर आप ड्रॉप करोगे, यानी ड्रॉप करने से मॉडल बेहतर हो गया। और अगर कंपोजिट रिलायबिलिटी डिक्रीज करती है, इसका मतलब मॉडल में कमी आ गई। तो इसका मतलब है ऑल्दो कि आपका जो इंडिकेटर थी उसकी क्रॉनबैक अल्फा की वैल्यू 0.5 थी, जो कि 0.7 से कम है, लेकिन उसको रखने से ओवरऑल मॉडल की परफॉर्मेंस बेहतर हो रही है। सो यू विल कीप इट। क्लियर? एम आई क्लियर? यस सो बेसिकली जी मैम। हाँ, तो जब आप मॉडल की एस्टिमेशन करोगे ना, हिट एंड एरर बार बार करोगे, देन यू विल गेट टू नो अबाउट इट मोर इंस्टेंट के अभी से याद होना है, बट एक मोटा एनालिसिस आपको याद होना चाहिए। तो वी आर कंप्लीटेड विद रिलायबिलिटी, मूविंग ऑन टू वैलिडिटी। हाँ जी बताइए, कौन बताएगा मुझे? खिजरा, आप नहीं बोल रही हो। खिजरा, आप मुझे बताओ वैलिडिटी के 3 मेजर्स कौन से हैं? मैम वैलिडिटी की एक कंटेंट वैलिडिटी है जिसको कन्वर्जेंट वैलिडिटी कहते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि इंडिकेटर्स कितना मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स कंस्ट्रक्ट। ठीक है, और एंड द सेकंड वन इज डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। ठीक है, कन्वर्जेंट ये वैलिडिटी के 2 मेजर्स थे, वो कौन कौन से थे? यस मैम, फैक्टर लोडिंग्स एंड एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड। ठीक हो गया। तो फैक्टर लोडिंग्स जो है तहमीना क्या होनी चाहिए, 0.7 से ज़्यादा या नहीं? मैम इट शुड बी ग्रेटर देन 0.7। हाँ बिल्कुल, 0.7 से ग्रेटर होना चाहिए। तो ये आपका जो फैक्टर लोडिंग वाला क्राइटेरिया मीट हो जाता है। उसके बाद दूसरा जो आपने कहा वो है एवरेज वेरियस एक्सट्रैक्टेड, उसका क्या मैंने बताया है? थ्रेशोल्ड मैम 0.5 से ग्रेटर होना चाहिए। 0.5 से ज़्यादा, बिल्कुल सही है। तो ये कंटेंट वैलिडिटी होल्ड हो गई। उसके बाद आ जाते हैं डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी के कौन से 3 मेजर्स हैं? मैम क्रॉस लोडिंग्स, हाँ, फॉर्नर लेकर एंड एचटीएमटी। बस क्रॉस लोडिंग का क्या मतलब है कि जो ऑन लोडिंग्स है वो बड़ी होनी चाहिए और क्रॉस लोडिंग्स उसके कंपैरिजन में छोटी होनी चाहिए। फॉर्नर लेकर का क्राइटेरिया क्या है कि जो आपका डायगोनल है वो ऑफ डायगोनल से बड़ा होना चाहिए। ये अगर इफ यू स्पेल इट आउट ना द वे आई एम टॉकिंग, तो पता है कि आपका दिमाग याद रख लेगा, वरना फिर आप याद नहीं रख पाओगे, इसलिए मैं आपसे रिपीट करवाना चाहती हूँ। जी मैम। तो व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर फॉर्नर लेकर? Diagonals should be greater than off ऑफ diagonals. डायगोनल और हाँ सही है, ये डायगोनल शुड बी ग्रेटर देन ऑफ डायगोनल। और Okay. HTMT में भी एक मैट्रिक्स आती है और उसमें क्या क्राइटेरिया है? डायगोनल की वैल्यू शुड बी Less than 0.9. 95, और अगर वो ग्रेटर देन 0.95 आ जाती है तो उसका क्या मतलब होता है? Constructs are similar. कंस्ट्रक्ट आर सिमिलर, वो एक ही डायमेंशन को मैयर कर रहे हैं, वो कोई नई बात नहीं कर रहे। अगर y1 और y2 का HTMT जो है वो HTMT का क्राइटेरिया मीट नहीं करता, तो इसका मतलब है y1 और y2 जो है वो 2 डिफरेंट कंस्ट्रक्ट नहीं है बल्कि सिमिलर है। अच्छा, अब ये बोनस मार्क क्वेश्चन तो मैंने आप पूछना है, रेडी हो जाओ सारे। 2 नंबर का क्वेश्चन है। हाँ जी, हाँ ले जाओ, नहीं कोई काम नहीं है। हाँ नहीं मैं तो क्लासेस दे रही हूँ काम से। ओके, तो हाँ अब आया सवाल सही वाला। द क्वेश्चन इज
दिमाग अपने सारे शार्प कर लो। हम ये सारे क्राइटेरिया सब कुछ कर रहे हैं, वेरी गुड, excellent, we understand, we memorize the values. Coming to this thing, this validity, the validity criteria are convergent validity, मतलब AVE आता है, उसमें अंदर लोडिंग्स आती हैं और हम देखते सिर्फ ये कि जो इंडिकेटर्स हैं वो कितना कंटेंट कवर कर रहे हैं किसी कंस्ट्रक्ट का। कंटेंट वैलिडिटी का मतलब क्या है कि कोई कंस्ट्रक्ट कितना वेल डिफाइंड है ऑन द बेसिस ऑफ इस इंडिकेटर, या इंडिकेटर्स मिलकर उसका कितना कंटेंट कवर कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हम सेटिस्फैक्शन को एक कंस्ट्रक्ट लेते हैं और मैं सिर्फ एक इंडिकेटर डाल दूं तो क्या लगता है आपको कि वो कवर हो जाएगा? तो कंटेंट वैलिडिटी तो ना आई। इसी तरीके से अगर मैं अपना स्टूडेंट की परफॉर्मेंस या इंटेलिजेंस को चेक कर रही हूँ और मैं सिर्फ मैथ्स के टेस्ट की बेसिस पे कर दूं तो क्या वो सही बात है? बिल्कुल भी नहीं। कंटेंट वैलिडिटी स्टैब्लिश नहीं हुई, यानी पास्ट ही नहीं, वो सारी चीज़ें कवर ही नहीं कर रहा। तो कंटेंट वैलिडिटी का ये मतलब है। डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी का मतलब ये है कि आपके जो कंस्ट्रक्ट मैयर हुए हुए हैं वो सिमिलर तो नहीं है, कहीं एक ही चीज़ को आप मुख्तलिफ तरीकों से तो नहीं मैयर कर रहे हैं या डिफरेंट को कर रहे हो। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर है। अब मेरा सवाल ये है, अभी तक जितनी आपने मेरे साथ पढ़ी है ये वाला सैम का कोर्स तो नहीं, मतलब और जितना जो कुछ भी पढ़ा है सैम की बेसिक से लेके अब तक, जितना कुछ भी मैंने पढ़ा है पहले लेक्चर से लेके अब तक, कोई ऐसा काम हमने किया जो एक्चुअली उसी तरह से वही काम कर रहा है जो कि डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी यानी वैलिडिटी का कॉन्सेप्ट कर रहा है? हैव वी डन एनी कॉन्सेप्ट, एनी मेजर, एनी मेथड, एनी टेक्निक which is doing the same job which is done by validity criteria? मैम सोचना पड़ेगा मैम, थोड़ा सा टाइम चाहिए, बट मे बी वी कैन आंसर। सफे मैम जैसे भी मिल आएगा सकता दिमाग मैम मिल सकता है। नहीं। मैम याद नहीं आ रहा, लेकिन था, हमने एक मैट्रिक्स बनाई थी और वो इसी तरह से हम उसकी लोडिंग चेक करते थे। कोई था, आप कहीं पहुंच रही हो? कौन बोल रहा है? मुनज़्ज़ा? क्रॉस, यस मैम, एक हमने मैट्रिक्स का जब बनाए थे ना तो हमने यही वाला क्राइटेरिया रखा था कि क्रॉस रोड ये जो डायगोनल शुड बी ग्रेटर देन ऑफ डायगोनल, वेरिएंसेस थे वहाँ पे। अब मुझे वो पूरा याद नहीं आ रहा। हाँ बिल्कुल लेकिन सही है, सही है। बिल्कुल मुनज़्ज़ा, यही था। एक नंबर मिल गया आपको। एक थैंक यू मैम। सोचो सोचो, और मैं आपको एक क्लू दे रही हूँ कि पहले लेक्चर से लेके अब तक। यस मैम वो था, बिल्कुल था, हमने किया हुआ है। मैं बता दूं, टेक्निक थी डिकम्पोजिशन और वेरिएंस की, उसमें था ये। मैम मुनज़्ज़ा ने एक नंबर तो ले ही लिया, अब एक का हमने क्या करना है बता ही दें। नहीं, एक यू टेल मी कंप्लीटली ट्राई तो मैं आपको 2 नंबर दे दूंगा। उसका ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थोड़ी है। Still you have a chance. I'm giving you 1-2 seconds. ओके मैम। सफर किधर हो? इधर मैम। फिर जवाब आना चाहिए था। Do you remember one thing called exploratory factor analysis? जी बिल्कुल। ये वही था। इसमें भी हम वैलिडिटी और ये मैम ये हमने, यस मैम, ये डीकंपोज जब किया था ना हमने, एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस मैट्रिक्स बनाई थी मैम, A into A। बिल्कुल मैम 1.5 और 2। नहीं, वो वाला अलग था। क्या नाम है आपका? नहीं मैम, ये वो वाला लेक्चर था जो ऑनलाइन हुआ था। उसके अंदर आपने जब बताया था कि हमने पहले देखते हैं, जब हमने देखना है 2 होते हैं। सबसे पहला होता है एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस, जिससे हमें पता चलेगा कि ये है कौन सा, और उसके बाद फिर हम अगला टेस्ट करते हैं। और वहाँ पे हम ये देखते हैं कि हमारा जो एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस क्या बताता है कि आपने भाई एक सर्वे कंडक्ट किया और उठा के, आपको नहीं उसका कोई आइडिया नहीं है कि किस क्वेश्चन में कौन सा कंस्ट्रक्ट मैयर होगा, आप उठा के उसको एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस में डाल दो और कंप्यूटर से कहो कि मुझे बताओ कि भाई वो कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं जो एक पर्टिकुलर कंस्ट्रक्ट को मैयर करते हैं। उस कंस्ट्रक्ट का नाम वहाँ पे वो रखता है फैक्टर्स, तो वो फैक्टर्स बना देता है। और फैक्टर 1 फैक्टर 2 यानी कि वो कभी कभी 1 फैक्टर बनाएगा, कभी 2 बनाएगा, कभी 3 बनाएगा, बेस्ड अपॉन कि कौन कौन से इंडिकेटर किस पे जाके ज्यादा क्लिक कर रहे हैं। याद आया? तो जी मैम याद आ गया। हाँ, ऑनलाइन क्लास थी मैम, ऑनलाइन क्लास थी। तो वो एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस यही काम कर रहा है जो वैलिडिटी के कॉन्सेप्ट्स कर रहे हैं। ठीक है क्या? तो चलिए फिर आगे चलते हैं। 1 नंबर तो मिल गया तहमीता को और 1 नंबर मिल गया मुनज़्ज़ा को। थैंक यू मैम। राइट नाउ तो जी अब हमने मैंने तो वैसे धक्के से लिया आखिर में। नहीं, असल में
असल मैम में याद आ गया था, लेकिन वो बस थोड़ा सा मैं लेट आई हूँ ना क्लास में, तो मैं अभी तक आई नहीं हूँ प्रॉपरली। नहीं वो लेट आपके दिमाग से पहले तो ये निकाल दो कि आप लेट आई हो, क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं था जो पहले नहीं दोबारा करवाया, नया कुछ नहीं करवाया, ये सब कुछ ठीक है। क्लास में कर चुके हैं। और दूसरा ये है कि ये वाले जो कॉन्सेप्ट है ना, ये वाला जो मैथ, ये धक्के से ही चलता है, क्योंकि ये आप वो चीज़ नहीं है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ये बिल्कुल नई चीज़ें हैं आपके लिए ना। ऑल तो बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, लेकिन उसको ग्रैस्प करने में, उसको याद रिटेंशन में टाइम लगता है। तो ये जी मैं मैम। जो रिपीट करवाती हूँ ना बार बार चीज़ें, और जब आपकी पूछती हूँ, उसका ऑब्जेक्टिव यही है कि आप टिप्स पर आ जाए। ये ऑब्जेक्टिव यही है, क्योंकि मुझे खुद करने में इसको टाइम लगता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग जल्दी सीख जाओ। तो चले जी, अब हमने रिलायबिलिटी वैलिडिटी को करिए। अब असल चीज़ जो जफर आपने पिछली क्लास में मिस की है कि जी भाई मैम। ये जो हम करते हैं ना अपना, ये जो हम करते हैं ना पीएलएस सम, तो यार मेरा पेन क्यों गुम हो जाता है ये, पीएलएसएम, और इसका जब हम करते हैं ना रिफ्लेक्टिव मॉडल जो हम कर रहे हैं। अच्छा, इससे पहले सॉरी मैं फिर भूल गई, इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, हमने वो इवैल्यूएशन क्राइटेरिया मेजरमेंट मॉडल किया था ना। इवैल्यूएशन क्राइटेरिया किसका, फिर फॉर स्ट्रक्चरल मॉडल, वो हम बार बार मिस कर जाते हैं क्योंकि वो हम बहुत कंफर्टेबल है उसके साथ, लेकिन इतना भी कंफर्टेबल होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो है ये आ गया अपना इवैल्यूएशन क्राइटेरिया फॉर स्ट्रक्चरल मॉडल। अब स्ट्रक्चरल मॉडल कौन सा होता है, आपको पता है कि ये वाला होता है, ये है y3 y1 और y2, ऐसे करके होता है ना, ऐसे भी हो सकता है। ये आपका स्ट्रक्चरल मॉडल है। इसका इवैल्यूएशन क्राइटेरिया क्या है, तो इसमें होते हैं जी, आपको पता है इसमें पाथ कोफिशिएंट होते हैं, पाथ कोफिशिएंट्स होते हैं ना, पाथ्स होते हैं, पाथ कोफिशिएंट्स होते हैं, पाथ के पाथ कोफिशिएंट्स होते हैं। फिर इसमें आर स्क्वायर होता है, ठीक। जब पाथ कोफिशिएंट की बात आती है तो हम इसमें इसकी सिग्निफिकेंस को चेक करते हैं, सिग्निफिकेंस को, इसके साइन को चेक करते हैं कि ये लॉजिकली थ्योरेटिकली करेक्ट साइन है कि गलत साइन है, बिल्कुल जैसा रिग्रेशन एनालिसिस है। इसका हम कॉन्फिडेंस इंटरवल चेक करते हैं, ये 3 चीज़ें हम इसकी चेक करते हैं, ठीक है। और कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है बाइस करेक्टेड, एक होता है सिंपल, एक होता है बाइस्ड करेक्टेड, बाइस करेक्टेड कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक है। दोनों में फ़र्क होता है कि ये डिग्री ऑफ फ्रीडम को कंसिडर करते हुए कॉन्फिडेंस इंटरवल लेता है, और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम को कंसिडर नहीं करता, तो ये ज़्यादा एक्यूरेट ये वाला होता है, ठीक है। तो जब हम स्ट्रक्चरल मॉडल की रिपोर्टिंग करेंगे तो पहला काम हम करेंगे मल्टी कोलिनियरिटी का, ठीक है। वो मैं वहाँ भी भूल गई, यहाँ बता देती हूँ। मल्टी कोलिनियरिटी चेक होती है VIF की बेसिस पे, इसको कहते हैं वेरिएंस इंटीग्रेटेड, इन्फ्लेटेड मैम, इन्फ्लेशन होती है इंटीग्रेटेड। वेरिएंस इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मैंने इन्फ्लेशन बताया मैं पहले। मैम मुझे लगा आपने शायद पिछली क्लास में वेरिएंस वेरिएंस इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, ये VIF वेरिएंस इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, और इसकी वैल्यू को जो है ना 0.5 से कम होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया आप मेजरमेंट में भी लगाते हो या मल्टी, ये तो इसके लिए मस्ट है, क्योंकि अगर आपके कंस्ट्रक्ट जो है वो मल्टी कोलिनियरिटी का शिकार है, तो ये मल्टी कोलिनियरिटी इशू है। रिमेंबर मल्टीपल रिग्रेशन के अंदर मल्टी कोलिनियरिटी का जो डिस्कस करते थे, ये वही चीज़ है। तो VIF इज अ मेजर टू सी whether the multicollinearity is there or not, तो it should be less than 0.5 लिखा है, रॉन्ग, 0 less than 5 होना चाहिए, 0.5 नहीं। अगर लेस देन 2 है तो आइडियल है, लेस देन 5 है तो एक्सेप्टेबल है। मैम आपने 10 का भी बताया था ना लेस देन कुछ। 10 है स्टिल एक्सेप्टेबल विद कॉशन, थोड़ा सा कॉशन करना है इसके ऊपर, ठीक है। लेकिन ग्रेटर देन 10 पे हाईली अनएक्सेप्टेबल, हाईली अनएक्सेप्टेबल। मैम इसका मतलब हो गया बहुत ज्यादा मल्टीकोलिनैरिटी है। एग्जैक्टली, इसका मतलब बहुत ज़्यादा मल्टीकोलिनैरिटी। मैं जिसका फार्मूला भूल गया, मगर मैं उसमें वक्त भी नहीं लगाना चाह रही, वो आप एक सेकंड में पकड़ लोगे, अभी मैं फिलहाल आगे बढ़ना चाह रही हूँ। तो मल्टीकोलिनैरिटी हो गया, उसमें फिर वो हो गया मेरा टच हो जाता है उसके ऊपर, तो कहाँ से टच हो जाता है, ये भी कोड क्रैक करना पड़ेगा, हमारी फाइल कहाँ जाती है, आई कांट सी माय लेक्चर।
can't see my lecture. Very sad. अच्छा, हम क्या कर रहे थे? मल्टीकोलरिटी स्ट्रक्चरल मॉडल की टेस्टिंग। स्ट्रक्चरल मॉडल यार, पहला है मल्टीकोलिनियरिटी, VIF शुड बी लेस देन 5। दूसरा है पाथ कोफिशिएंट्स का टेस्ट, और वो कौन है वो आप मुझे बताओ। पहला साइन, दूसरा सिग्निफिकेंस। किसकी बेसिस पे करते हैं सिग्निफिकेंस टेस्ट? जो कन्वेंशनल रिग्रेशन एनालिसिस होता है, कोई बताएगा? बच्चों, आप लोगों के रिस्पॉन्सेज नहीं आएंगे। मैम पी वैल्यूज जो हम देखते हैं, क्या? टी वैल्यूज, बिल्कुल टी वैल्यूज। और उसका क्राइटेरिया क्या होता है? टी शुड बी ग्रेटर देन 0.5 greater than 2, greater or equal to p 3 should be less than 0.05। और इसमें हमने वो अल्फा क्या लिया होता है? 5%। अगर हम अल्फा लेंगे 5% तो p की वैल्यू 0.5 से कम होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लैरिफाई कर दूँ आपको। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, रट्टा लगा लेते हैं। हमारा एच नॉट, सपोज करो हमारा रिग्रेशन एनालिसिस है अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस यू, या आई होप यू अंडरस्टैंड द सैम्पल एंड रिग्रेशन। ये मैं ई लिख देती हूँ, सैम्पल और पॉपुलेशन का फर्क आपको पता है। अच्छा, अब सपोज हम बीटा की टेस्टिंग कर रहे हैं इसकी, ठीक है। हमारा एच नॉट क्या बनता है? क्या बनता है जनरली, बताए जल्दी बोले। मैम बीटा इज इक्वल टू 0 और H1 क्या बनता है? बीटा इज नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0। और इसमें जब हम यहाँ पे अपना टी टेस्ट करते हैं, जो कन्वेंशनल टी टेस्ट करते हैं, हम ऐसे तो नॉर्मली डिस्ट्रिब्यूटेड है कि, और ये अगर आपने अल्फा को 5% रखा हुआ है, इसका मतलब है जो प्रोबेबिलिटी वैल्यू है ना रीजन की, वो 0.05 हो गई। और अगर आपका सपोज करो 2 टेल टेस्ट है, तो फिर तो ये 0.025 होती है, यहाँ पे 0.025 होती है। लेकिन अगर हम 1 टेल टेस्ट पे ले लें, सपोज करो ये ग्रेटर पे ले लें, तो यहाँ पर ये 5% जो एरिया है वो राइट साइड पर आएगा, और ये वैल्यू जो होती है 0.05 के बराबर होती है, ठीक है। अब मुझे बताएं कि ये जो रीजन है प्रोबेबिलिटी का, ये रिजेक्शन रीजन है या एक्सेप्टेंस? मैम ये रिजेक्शन रीजन है। अगर ये रिजेक्शन रीजन है, इसका क्या मतलब है? क्या रिजेक्ट कर रहे हैं? मैम और ये इधर लाई कर रहा है, तो इसका मतलब एक्सेप्ट हो गया हमारा। एक्सेप्टेंस रीजन है, ये सारा एक्सेप्टेंस रीजन बन जाएगा ना फिर, कि रिजेक्शन तो सारा एक साइड पे लाई कर गया। तो रिजेक्शन रीजन का क्या मतलब होता है? अगर आपकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, अगर आपका अल्फा जो है वो 5% है, 5% बनता है 0.05, तो प्रोबेबिलिटी लेस देन 0.05। भाई ये जो पूरा का पूरा चीज़ है, ये क्या चीज़ है? ये प्रोबेबिलिटी है कि नहीं है? पूरा रीजन प्रोबेबिलिटीज का रीजन है ना। यस मैम। और इसकी टोटल वैल्यू 1 के बराबर होती है, ठीक है। Yes, ma'am. और जो अल्फा की वैल्यू है 0.05, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी, इस बात की प्रोबेबिलिटी कि आपकी जो वैल्यू है वो 0.05 प्रोबेबिलिटी से लेस आएगी। जी तो मैम। प्रोबेबिलिटी कहाँ पर है? वो यहाँ पर है। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन रीजन। अगर आपकी p की वैल्यू 0.05 से कम है, कहाँ पर होगी? वो इसकी वो प्रोबेबिलिटी वो यहाँ पर होगी। और अगर आपकी प्रोबेबिलिटी 0.05 से कम है, तो वो डेफिनेटली इसका पार्ट बनेगी। जब ये इसका पार्ट बनेगी, तो आप क्या कहोगे? आप करोगे रिजेक्ट एच नॉट। We do not accept. हाँ, We do not accept. वो डू नॉट रिजेक्ट होता है। दोनों क्या कह रहे हैं? दोनों क्या कह रहे हैं? जोर से बोले। मैम वो कह रहे हैं कि ये डू नॉट एक्सेप्ट होता है कि नहीं, तो आई सेड कि वो डू नॉट रिजेक्ट कहते हैं हम दूसरे वाले को, और इसको कहते हैं रिजेक्ट एच नॉट। रिजेक्ट को रिजेक्ट करते हैं और नहीं। अच्छा छोड़ो इस बात को, डू नॉट एक्सेप्ट रिजेक्ट, बस एक सीधी तरह से रखो ना। अब हम उस पर नहीं पढ़े, बस यहाँ पर आ गई तो आपका रिजेक्शन हो गया एच नॉट का, ठीक है। आपकी सही बात है कामरान, लेकिन हम थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें। यहाँ पे आपने रिजेक्ट कर दिया एच नॉट को, ठीक है। अच्छा अब आप देखो एच नॉट आपका क्या बना हुआ था कि बीटा इज इक्वल टू 0, आपने इसको रिजेक्ट कर दिया है, आपने इसको रिजेक्ट कर दिया है। यानी ऑपोजिट क्या आएगा कि बीटा 0 नहीं है, बीटा इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम 0, ठीक है। ये बात क्लियर है ना सबको? तो जो हमारा एच नॉट बनता है ना, हम उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी की बेसिस पे होता है। तो ये जो हम स्टैंडर्ड पी की वैल्यू देखते हैं .05, ये कब देखते हैं? जब हमने अल्फा को सेट किया होता है 5% के ऊपर,
तो फिर हम इसकी बेसिस पे ये कंक्लूड करते हैं। लेकिन हमारा अल्फा जो है सिर्फ 5% तो नहीं होता ना, अल्फा हमारा 1% भी होता है। अगर हमारा अल्फा 1% है तो व्हाट प्रोबेबिलिटी वैल्यू आर शुड बी लुकिंग फॉर इन ऑर्डर टू एक्सेप्ट या रिजेक्ट द हाइपोथेसिस? पी की वैल्यू क्या आएगी उसके अंदर? देखो 5% है तो 0.05 आ गई ना। आप एक्स्ट्रा टाइम ले रहे हो इस बात के लिए। 0.01। हाँ बोले ना, ताकि मैं आगे चलूँ। इसका सॉरी मेरा माइक ऑफ हुआ था। कोई बात नहीं। अगर आप अल्फा को 1 लेते हो तो फिर आप 0.05 को स्टैंडर्ड नहीं बनाओगे, फिर 0.01 से नीचे की वैल्यू देखोगे। और अगर आप अल्फा को 10% लेते हो फिर आप पी की वैल्यू कौन सी देखोगे? लेस देन 0.1। तो होता क्या है कि हम जब रिपोर्टिंग करते हैं ना तो सबसे ज्यादा क्रिटिकल वैल्यू है अल्फा की 1%, दूसरे नंबर पे होती है 5% और तीसरे नंबर पे होती है 10%। अगर आपका सिग्निफिकेंस सिर्फ और सिर्फ 10% पे है तो हम एक स्टैरिक लगाते हैं। अगर आपका 5% पे है तो इसका ऑटोमेटिक मतलब है कि वो 10% पे भी होगा, क्योंकि कोई चीज़ अगर 0.05 से कम है तो 0.1 से तो डेफिनेटली कम होगी। तो 5% पे अगर सिग्निफिकेंस आती है तो 2 स्टैरिक लगाते हो। और अगर आपकी 1% पे सिग्निफिकेंस आती है, यानी वैल्यू जो है प्रोबेबिलिटी की 0.01 से कम आ गई, तो फिर इसका मतलब है वो ऑटोमेटिकली 10 पर भी हो गई, 5 पर भी हो गई, 1 पर भी होगी। तो आप 3 स्टैरिक लगा देते हो। तो आपने रिपोर्ट्स में देखा होगा, रिसर्च पेपर्स में, कि 3 स्टैरिक्स लगे होते हैं और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू इस तरह रिपोर्ट हुई होती है 0.0000 ऐसी रिपोर्ट हुई होती है। तो इसका मतलब है कि ये एक्चुअली 1% पे भी सिग्निफिकेंट है, 5 पे भी और 10 पे भी। एम आई क्लियर? यस मैम। तो ये चीज़ आपने यूज़ करनी है। तो जब आप इवैल्यूएशन ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडल करते हो तो आपका जो है वो एक तो हो गया साइन के थ्योरेटिकली वैलिड है कि नहीं कोफिशिएंट का, फिर आप इसका सिग्निफिकेंस देखते हो, फिर आप इसका लिखते हो कॉन्फिडेंस इंटरवल। ठीक है, अब मैं कॉन्फिडेंस इंटरवल की डिटेल में नहीं जाऊंगी, मैं सिर्फ आपको रफ स्केच बताऊंगी। जो कॉन्फिडेंस होता है उसमें अगर 5% कॉन्फिडेंस इंटरवल है तो उसमें 2 वैल्यूज आती है। हाँ यार अभी मैं बिजी हूँ, मैं ब्रीक नहीं दे सकती उसको। हजूर 95%। मैंने गर्मी की वजह से दरवाज़ा खोला हुआ है तो वो टेकिंग लिबर्टी ऑफ एवरीथिंग। अच्छा 2.5% 95%। तो ये बेसिकली 2.5% एरिया, यानी कि ये आपका जो लोअर लिमिट होती है वो 2.5% पे होती है और अपर लिमिट 5%। दिखते कैसे इसको? अगर आपका ये है ना प्रॉब्लम, और ये आपका अगर आपका अल्फा जो है वो 5% है, उसको आप 2 हिस्सों में डिवाइड करो तो ये आता है 2.5% आता है। 2.5 यानी अल्फा का 5% का आधा 2.5% है और इसकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0.025 आ गई। तो यहाँ से ये वैल्यूज शुरू होती हैं, यहाँ से जो वैल्यूज शुरू होती हैं 0 से, और ये जो यहाँ ये 0% से लेके यहाँ तक जब जाते हैं ना तो ये 2.5% की वैल्यू होती है और इसके नीचे जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0.25 होती है। ओके, और जो बाकी 2.5% है वो यहाँ पर है ना, 2.5% यहाँ पर है, तो यहाँ पर होती है 2.5% और ये जो अंदर एरिया है ये 95% है। 95% इसे कहते हैं 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। ओके, तो जो हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल में वैल्यूज रिपोर्ट होती है ना, वो एक ये वैल्यू रिपोर्ट होती है और एक ये वैल्यू रिपोर्ट होती है। और हम ये कहते हैं कि हमारा जो अगर बीटा का कोफिशिएंट जो है ना वो इस 2 वैल्यूज के बीच में लाई कर रहा है तो हम 95% कॉन्फिडेंट है कि हमारी वैल्यू जो है वो इन 2 वैल्यूज के बीच में लाई करेगी। सो अगर सपोज करो आपके यहाँ पर बीटा की वैल्यू आ रही है 0.3 और कॉन्फिडेंस इंटरवल यहाँ पर आ रहा है 2.5% पे ये और 97.5% पे, 95 नहीं, ये अंदर 95% है तो ये 97.5% अपर लिमिट होती है और 2.5% लोअर लिमिट होती है, और जो रिमेनिंग पोर्शन होता है वो यहाँ और यहाँ करके 5% जो रिमेनिंग पोर्शन है वो रिजेक्शन रीजन का पार्ट होता है। तो जब हम कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट द एक्सेप्टेंस रीजन, और हम वो वैल्यूज देख रहे होते हैं जो एक्सेप्टेंस रीजन की लोअर लिमिट और अपर लिमिट बनती है। तो लेट्स से ये वैल्यू आई हुई है 0.1 और ये आई हुई है लेट्स से 0.7। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी वैल्यू बीटा की आई है 0.3, वो डेफिनेटली इन 2 वैल्यूज के बीच में लाई कर रही है, 0.3 इनके अंदर ही पड़ी हुई है। लेकिन क्या आपको श्योरिटी है कि आपकी बीटा की वैल्यू हमेशा इसमें आएगी? जवाब है नहीं। क्यों?
क्योंकि तो ये तो सैंपल का रिजल्ट है, ये तो एक सैंपल का रिजल्ट है। तो अगर कोई और आप सैंपल लोगे तो क्या श्योर है कि आपका जो बीटा आएगा वो इसी इंटरवल के बीच में आ जाएगा? फिर आपका जवाब क्या होता है? वी हैव 95% कॉन्फिडेंट दैट बीटा वुड बिलोंग टू द इंटरवल 0.1 से 0.7. Do you understand the meaning of explaining the confidence interval now? Yes, ma'am. So basically Yes, ma'am. that's what we do when we are working with a confidence interval. अब ये सारी वो बातें जो आपने सीखी हुई है, इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आप कॉन्फिडेंस, सपोज करो आपकी बीटा की वैल्यू आ रही है 0.3, आपकी कॉन्फिडेंस इंटरवल की जो दो लिमिट्स है वो आ रही है 0.1 एंड 0.6 फॉर एग्जाम्पल। बीटा का कोफिशिएंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पर जल्दी जल्दी जवाब देना प्लीज, अब बहुत टाइम कम रह गया। प्लस आपके कॉन्फिडेंस इंटरवल की वैल्यूज पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव। तो ये बिल्कुल एक्यूरेसी है, मतलब आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल बिल्कुल ठीक है और आपके जो हाइपोथेसिस है ना कि H0 0 और H0 डिफरेंट फ्रॉम 0, उसकी वैलिडिटी पे या उस पर कोई क्वेश्चन नहीं है। अब दूसरा तरफ देखो, -0.3 आपकी वैल्यू आई हुई है और यहाँ पर लिमिट आई है -0.2 और -0.7। आपकी कोफिशिएंट जो है वो नेगेटिव है और कॉन्फिडेंस इंटरवल भी जो है ना वो नेगेटिव है। इसका मतलब है अभी भी कोई मसला नहीं, यानी कि मैं बताना ये चाह रही हूँ कि अगर आपका बीटा कोफिशिएंट जिस साइन का हो और आपके कॉन्फिडेंस के इंटरवल की दोनों लिमिट्स भी उसी साइन में हो, तो आपकी जो भी कोई स्टेटमेंट बनती है ना उसकी वैलिडिटी के ऊपर, वो बिल्कुल ठीक है। यानी जो आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अटैच करते हो या आप ये कहते हो 95% कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरी वैल्यू जो है वो इसके दरमियान लाया करेगी, तो ये परफेक्ट स्टेटमेंट हो गई। इफ बीटा कोफिशिएंट पॉजिटिव and confidence intervals are positive, perfect. If beta coefficient is negative, confidence interval limits are negative, perfect. प्रॉब्लम कहाँ पर आती है कॉन्फिडेंस इंटरवल की स्टेटमेंट में? अगर आपका बीटा कोफिशिएंट पॉजिटिव आया और ये आ रहा है -0.1 से लेके 0.6, यह मसला है। मसला क्या है कि सपोज करो H0 आपका था कि बीटा नॉट 0 और H1 था आपका बीटा नॉट इज नॉट इक्वल टू 0। आपका ये वाला आपने एक्सेप्ट कर लिया, आप कह रहे हो यस जो बीटा है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है एक्सप्लेन करने में वाई को। कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है भाई? फॉर एवरी यूनिट इंक्रीज इन x बाय 1 विल रिजल्ट इन चेंज इन y बाय 0.3 यूनिट। ऐसे एक्सप्लेन करते हैं। हाउ मच कॉन्फिडेंट यू आर? आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट। क्यों? क्योंकि मेरे कॉन्फिडेंस में जो साइन है इन लिमिट्स का, साइन इज चेंज्ड। साइन चेंज होने से क्या मसला है? साइन चेंज होने से मतलब है, अब मुझे बताओ, आपका जवाब चाहिए, मुझे क्विक चाहिए। अगर मैं पहला वाला कॉन्फिडेंस इंटरवल देखूं 1 से लेके 0.6, क्या इसके अंदर 0 आ रहा है? नो मैम। नीचे वाले में आ रहा है? यस मैम। नहीं आ रहा। -0.2 से 0.7 दोनों नेगेटिव साइन है, 0 नहीं आएगा। ओके, नेगेटिव से पॉजिटिव में चला जाए तब 0 आता है, या पॉजिटिव से नेगेटिव में आ जाए तब 0 आता है। ऑलराइट। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल साइन चेंज करेगा तब आपका 0 इज एक्सपेक्टेड टू बी विद इन द लिमिट्स ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल। ठीक है? और कॉन्फिडेंस इंटरवल की लिमिट्स का क्या मतलब होता है? आपने ये 95% कहा ना, तो इसका मतलब होता है कि अगर आपने ये एस्टिमेशन प्रोसेस 100 दफ़ा किया हुआ है तो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब है कि 95% टाइम जो आपकी वैल्यूज़ है ना बीटा की, वो इस पर्टिकुलर लिमिट्स के दरमियान आई हुई है। जैसे अगर आप पहले वाले रिजल्ट को इवैल्यूएट करो 0.3, तो ये एक सैंपल का रिजल्ट है। तो आपसे पूछा जाएगा आप कॉन्फिडेंट हो उसके ऊपर, तो आप बताओगे कॉन्फिडेंस इंटरवल की वैल्यूज़ के हिसाब से मैं 95% कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरी 100 में से 95 टाइम एस्टिमेशन के जो रिजल्ट्स हैं ना बीटा के, वो 0.1 से लेके 0.6 तक आएंगे, यानी 0.2 भी आ सकता है, 0.3 भी, लेकिन इसके लिमिट के अंदर आएंगे। यानी कभी भी ऐसा नहीं होगा कि बीटा 0 आ जाए। वाई वी आर इंटरेस्टेड टू सी वेदर बीटा इज 0, क्योंकि अगर बीटा 0 हो जाता है तो फिर आपका x और y का लिंक ही खत्म हो जाता है। तो वी नेवर वांट कि बीटा की वैल्यू 0 आ जाए। और ये कैसे कंफर्म होगा? अगर आपके कॉन्फिडेंस की इंटरवल की या तो दोनों वैल्यूज पॉजिटिव होंगी या फिर दोनों वैल्यूज नेगेटिव होंगी। द मोमेंट यू हैव कॉन्फिडेंस इंटरवल 1 इज नेगेटिव एंड 1 इज पॉजिटिव, देयर इज अ गारंटी, नॉट अ गारंटी बट अ पॉसिबिलिटी
कि आपकी कोई ना कोई एस्टिमेशन ऐसी होगी जिसमें बीटा की वैल्यू 0 भी आ सकती है, क्योंकि कॉन्फिडेंस इंटरवल इस तरह से है, ठीक है। या अगर आपकी एक वैल्यू ये वाली नेगेटिव हो जाए, ये पॉजिटिव हो जाए, वैसे तो लोअर लिमिट छोटी ही होती है, उल्टा नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब हम इसको क्या कहते हैं, हम कॉन्फिडेंस इंटरवल को जब देखते हैं तो हम सिर्फ ये चीज कहते हैं, क्या इज कॉन्फिडेंस इंटरवल चेंजिंग साइन, चेंजिंग द साइन। अगर कॉन्फिडेंस इंटरवल में साइन चेंज हो रहा है, इसका मतलब है कि आपके हाइपोथेसिस की ऑथेंटिसिटी पे क्वेश्चन आ गया। एम आई क्लियर? Yes. तो जब हम अपनी करेंगे ना एस्टिमेशन, तो हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल आएंगे, तो उसमें हम सबसे पहले जो चीज़ चेक करेंगे वो ये चेक करेंगे, क्या हमारे कॉन्फिडेंस इंटरवल के अंदर कहीं 0 तो नहीं आ रहा, क्या हमारे कॉन्फिडेंस इंटरवल का साइन तो नहीं चेंज हो रहा। तो ये चीज़ देखेंगे। एम आई क्लियर? Yes, ma'am. तो ये हो गया, कॉन्फिडेंस इंटरवल हो गया। तो आपने अपने जब कोफिशिएंट को जब देखना है तो उसमें साइन, सिग्निफिकेंस एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये चीज़ें देखनी है। फिर आपने आर स्क्वायर की वैल्यू देखनी है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि आर स्क्वायर क्या है, ठीक है। इसके स्टैंडर्ड्स है मेरे ख्याल में 0.2, 0.5, 0.75। अगर आर स्क्वायर 20% से ज़्यादा है, गुड। 0.5 से 20% से ज़्यादा है, वेरी गुड। 0.75 75% से ज़्यादा, एक्सीलेंट, ठीक है। फिर एक चीज़ होती है एफ स्क्वायर, इसका भी मतलब मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, वो टाइम शॉर्ट, लेकिन इसमें भी आपके 3 होते हैं। एक एफ स्क्वायर होता है, वो होता है उसके एक होता है लो, इसकी एक लो वैल्यू होती है, एक मीडियम वैल्यू होती है, एक हाई वैल्यू होती है। लो वैल्यू होती है 0.02, मीडियम होती है 0.15 और हाई होती है 0.35, ठीक है। इसका मतलब है 2%, इसका मतलब है 15% और इसका मतलब है 35%, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ इसका मतलब, बता ही देती हूँ। अगर सपोज करो आपका मॉडल है y इज इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1x प्लस बीटा 2, बीटा 1x1 बीटा 2x2, ठीक है, और प्लस बीटा 3x3। आप इसको एस्टिमेट करते हो, इसके एस्टिमेटेड वैल्यूज ले आते हो, ठीक है। अब आपने आर स्क्वायर तो आपको पता है कि एक्सप्लेन वेरियंस ओवर टोटल वेरियंस, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी। अब आ जा रहे हैं एफ स्क्वायर की वैल्यू पे। एफ स्क्वायर क्या है? एफ स्क्वायर ये है, ये देखो, एफ स्क्वायर इज डिफाइंड एज आर स्क्वायर included over, ये शोर नहीं मुझे, excluded है शायद, excluded 1 minus r square included, ठीक है। ये इस तरह का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला तो छोड़ो, मतलब क्या है, आपका मॉडल है y इज अ फंक्शन ऑफ x1 x2 x3। कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं? x1 x2 x3। आप कैसे मेजर करोगे? आप एक मेजर करोगे, एस्टिमेट करोगे y इज अ फंक्शन ऑफ x1 x2 x3, इसको कहते हैं, और इससे आर स्क्वायर कैलकुलेट कर लोगे, इसे कहते हैं आर स्क्वायर इंक्लूडेड। इसको जो आर स्क्वायर निकलता है इसको कहते हैं आर स्क्वायर इंक्लूडेड। फिर एक आप मेजर करोगे y इज अ फंक्शन ऑफ x1 x2, और इससे भी आर स्क्वायर कैलकुलेट करोगे, और इसे कहते हैं आर स्क्वायर एक्सक्लूडेड। क्या एक्सक्लूड किया हुआ है इसके अंदर बच्चों? इसमें क्या एक्सक्लूड किया मैंने? आर यू अप हियर गाइस? यस मैम। मुझे बताओ। Yes, ma'am. R square exclude किया है। आज क्यों एक्सक्लूड किया? x3 Ma'am, X3 exclude किया। x3 को एक्सक्लूड किया। क्या मैं देखना चाह रही हूँ? मैं देखना चाह रही हूँ कि जो x3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्या ये कोई रोल प्ले कर रहा है मॉडल के लिए या नहीं कर रहा। तो मैंने क्या किया, एक मैंने मेजर किया सारों को इंक्लूड करके, और आर स्क्वायर की वैल्यू, आपको पता है ना आर स्क्वायर क्या बताता है, किसी भी रिग्रेशन की ऑथेंटिसिटी को बताता है। तो आर स्क्वायर इंक्लूडेड का मतलब ये है कि जब मैं इंक्लूडेड का मतलब है कि जब मैं x3 को इंक्लूड करती हूँ तो मेरे पास आर स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, और अगर मैं आर स्क्वायर को x3 को एक्सक्लूड करती हूँ तो मेरे पास एक आर स्क्वायर की वैल्यू आ रही है। अब मैं ये चेक करती हूँ कि इंक्लूड करने से और फिर एक्सक्लूड करने से आर स्क्वायर में कितना चेंज आया है, क्या सिग्निफिकेंट चेंज आया है, क्या मिडिल चेंज आया है, क्या लो चेंज आया है। बात समझ में आ रही है? आपकी बात कट रही है कि मैं दोबारा बताती हूँ। मैं ये देखना चाह रही हूँ कि आर x3 को x3 को इंक्लूड करने से एक हमारे पास आर स्क्वायर आया, और x3 को इंक्लूड करने से एक्सक्लूड करने से एक आर स्क्वायर आया। मैं ये देखना चाहती हूँ कि x3 को एक्सक्लूड करके जो आर स्क्वायर चेंज आया है उसमें कितना चेंज आया है,
क्या बहुत माइन्यूट सा चेंज आया है? ठीक है अगर मैम। माइन्यूट चेंज आया है इसका मतलब है कि कोई खास वैल्यू नहीं रखता x3। अगर मिडल चेंज आया है इसका मतलब है कि उसकी कुछ सिग्निफिकेंस है, और अगर हाई चेंज आया है इसका मतलब है नहीं भाई, आपको पहला वाला ही मॉडल एस्टिमेट करना चाहिए, x3 बिल्कुल एक्सक्लूड ना करें। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? जी जी। तो यस एफ मैम। स्क्वायर जो है ना बेसिकली इसी चीज़ को मेजर करता है। तो वो जो फार्मूला है अगर आप देखो तो ये एक्सक्लूडेड इंक्लूडेड करके और फिर आप जो निकालोगे वैल्यूज़ वो ये वैल्यूज़ स्टैंड ये आपके बेंचमार्क्स है। तो अगर आपका सपोज करो x3 को एक्सक्लूड करके एफ स्क्वायर की वैल्यू 0.02 आती है, इसका मतलब है x3 कोई खास कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। अगर 0.15 आती है इसका मतलब है x3 का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है। फिर इसी तरह से अगर x3 की एफ स्क्वायर की वैल्यू 0.35 आती है इसका मतलब है बिल्कुल भी आपको x3 को एक्सक्लूड नहीं करना। एक्सक्लूड नहीं करना। ठीक है, यानी इतना चेंज आ जाएगा आर स्क्वायर में 35% का चेंज आ रहा है एक वेरिएबल को एक्सक्लूड करने से। ठीक है, तो ये बात क्लियर होगी सबको? यस मैम। अब देखो इसमें आपको एक सवाल पूछना चाहिए कि ये जो हमने वर्क किया ये हमने किसके लिए किया था? x1 x2 x3 किसके लिए किया था? मैम हम जो मैं क्या कर रहे हैं स्ट्रक्चरल मॉडल। नहीं, मैंने किस चीज को एक्सक्लूड किया था? मैम x3 को किया था, x3 मगर को किया था। सवाल सुन लो, x3 को किया था और मैंने ये सारी मेजरमेंट की, तो मुझे ये काम x1 को एक्सक्लूड करके भी नहीं करना चाहिए। क्या मुझे ये काम x2 को एक्सक्लूड करके नहीं करना चाहिए? क्योंकि मुझे तो ये देखना है ना कि जो तीन मैंने वेरिएबल्स डाले हैं क्या ये वाकई सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। ठीक है इसका इनका तो इसका मतलब है ये काम सिर्फ मैं x3 को एक्सक्लूड करके नहीं करूंगी, इस तरह से मैं रीडू करूंगी, फिर मैं x2 को एक्सक्लूड करूंगी और यही चेक इन करूंगी, और फिर मैं यही काम दोबारा करूंगी और मैं x1 को एक्सक्लूड और इंक्लूड करके करूंगी। दैट्स व्हाट इज एफ स्क्वायर एनालिसिस। एम आई क्लियर? यस मैम। तो ये आपको ये रिजल्ट्स आ जाएंगे। इसके अलावा आता है SRMR, इसका मुझे एब्रीविएशन भी नहीं पता, उसका मुझे फार्मूला भी याद नहीं है। इसके अलावा एक आता है क्यू स्क्वायर, ये प्रोडिक्शन की ऑथेंटिसिटी को चेक करता है। ठीक है, ये मैं बाद में बताऊंगी। तो बेसिकली आपने जब इवैल्यूएशन क्राइटेरिया क्या हुआ, इसमें इंक्लूड होता है साइन ऑफ कोफिशिएंट, सिग्निफिकेंस ऑफ कोफिशिएंट्स, फिर इसमें इंक्लूड होता है कॉन्फिडेंस इंटरवल, इसमें इंक्लूड होता है आर स्क्वायर, इसमें इंक्लूड होता है एफ स्क्वायर, इसमें इंक्लूड होता है SRMR, इसमें इंक्लूड होता है क्यू स्क्वायर, ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है, ये आपके क्राइटेरिया है। अब एक और चीज़ जो मैं इस पर ऐड करना चाहती हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपका मॉडल है y1 y2 y3 y4 y5। ठीक है, ये आपका मॉडल है। ले लो ना, पकड़ लो, वहां से ले आओ दूसरी कार, उधर कमरे में पड़ी नहीं तो वहां से लेके। अच्छा ये देखो, अब यहाँ पर इस मॉडल में हमारे पास ये है। ठीक है, अगर मैं इनमें डायरेक्ट इफेक्ट की बात करूं तो किस किस के डायरेक्ट इफेक्ट? जवाब चाहिए मुझे। y1 से y3, गाइस ओपन योर माइक एंड आंसर द क्वेश्चन। y1 से y3, यस मैम। y1 से y3, y2 से y3, y3 से y4, y4 से y5, ये सारे क्या है? डायरेक्ट इफेक्ट। डायरेक्ट। ठीक है, और अगर मैं बात करूं y1 से y3 और y3 से y4, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट। फिर y2 से y3 और y3 से y4, इनडायरेक्ट। फिर इसके अलावा अगर आप देखो तो y1 से y3, y3 से y4, y4 से y5, इसी तरह से एक और चैनल है। ये सारे इनडायरेक्ट इफेक्ट्स हैं, तो ये इनडायरेक्ट इफेक्ट्स हैं। जिस तरह से हम डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं ना, ये देखो पाथ कोफिशिएंट्स आएंगे ना ये वाले, तो हम इसकी साइन, सिग्निफिकेंस, कॉन्फिडेंस इंटरवल देखते हैं। तो जब हमारे इनडायरेक्ट होते हैं ना, तो इसमें हम साइन नहीं, हम इसकी सिग्निफिकेंस और कॉन्फिडेंस इंटरवल देखते हैं। तो यानी कि ये जो इनडायरेक्ट इफेक्ट है ना, इसका भी सिग्निफिकेंस दिया होगा, इसका भी कॉन्फिडेंस इंटरवल दिया होगा, तो हम इसकी ऑथेंटिसिटी भी चेक करते हैं। ठीक है, तो इस बेसिस पे जो हमारे पास पाथ होते हैं ना, वो सिर्फ डायरेक्ट नहीं होते बल्कि इनडायरेक्ट होते हैं। तो इसको वो लिखते हैं डायरेक्ट इफेक्ट, इनडायरेक्ट इफेक्ट,
स्पेसिफिक, इनडायरेक्ट इफेक्ट एंड टोटल इफेक्ट। यानी हमारे जो ये जो पाथ होते हैं ना, ये सिर्फ डायरेक्ट, हम तो रिग्रेशन में सिर्फ डायरेक्ट इफेक्ट लेते हैं ना, सेम में ये 3 और चीज़ें ऐड हो जाती हैं। और इसकी इसकी पी वैल्यू, इसकी टी वैल्यू और इसका कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये सब रिपोर्ट हुआ होता है। और हम इसकी सिग्निफिकेंस को भी उसी तरह चेक करते हैं जैसे कि हम डायरेक्ट इफेक्ट को चेक करते हैं। एम आई क्लियर? यस मैम। चलिए, अब मैंने ना वो सारा कुछ बता दिया है जो कि सेम की PLSM में रिफ्लेक्टिव मॉडल की इवैल्यूएशन क्राइटेरियाज है। और अब बिल्कुल फॉर्मली बता दिया, लिख के बता दिया, फार्मूलाज एक्सप्लेन भी कर दिए। अब इसकी फर्दर मैं कोई डिस्कशन नहीं करूँगी, ठीक है, क्योंकि ये वी आर डन विद दैट। और अब हम इसकी प्रैक्टिकल एस्टिमेशन जब करेंगे तो ये चीज़ें आपकी टिप्स पे होनी चाहिए। उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि एक दफ़ा गो थ्रू करो और इसका एक रोड मैप बनाओ, कॉपी के ऊपर भी और अपने दिमाग में भी, ताकि चीज़ें आपकी टिप्स पे आ जाए। और जब आप मॉडल करो तो आपको बार बार पेजेस पलट कर चीज़ों को समझना ना पड़े कि ये क्या हो रहा है और वो क्या हो रहा है, ठीक है। यस मैम। अब क्योंकि टाइम खत्म हो गया, हमारा मी कॉम फिर नहीं आ सका, तो मैं मी कॉम जो है नेक्स्ट क्लास जो है मी कॉम से स्टार्ट करूँगी। मी कॉम क्या होती है जफर नीता क्लास में? ये होती है मेजरमेंट ऑफ MGA। इन नहीं, MGA नहीं, इन हमने मुझे ही बुलाती है मेजरमेंट ऑफ इनवेरियंस, भाई मैंने भी तो रट्टे लगाए होते हैं, इनवेरियंस ऑफ कंपोजिट मॉडल, ठीक है। जफर, ये जो हम PLSM कर रहे हैं जिसमें रिफ्लेक्टिव मेजर कर रहे हैं, ये कंपोजिट है जी या मैम। यूनिक वेरिएंस है? कंपोजिट वेरिएंस है या यूनिक वेरिएंस है? कंपोजिट। इसीलिए ये कंपोजिट मॉडल यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। और एक चीज़ हम मेजर कर रहे हैं जिसे कहते हैं इनवेरियंस। इनवेरियंस का मतलब है कि अगर आपको याद हो, वो आप उस क्लास में थे कि हमने मल्टी ग्रुप एनालिसिस किया था, हमने 2 ग्रुप्स बनाए थे और एस्टिमेशन, याद आया? जी। अगर नहीं याद आया तो कोई बात नहीं, दोबारा करेंगे। मल्टी ग्रुप एनालिसिस का मतलब ये है कि अगर सपोज करो कोई रिलेशनशिप हम मेजर करना चाह रहे हैं, स्ट्रक्चर रिलेशन, तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि अगर सपोज जेंडर का डिफरेंस है, मेल है तो उसका अलग बिहेवियर होगा और फीमेल का अलग बिहेवियर होगा। तो अगर ऐसा है तो हमें उस मॉडल को कम्प्लीटली नहीं मेजर करना चाहिए, बल्कि हमें उसे पार्ट्स में मेजर करना चाहिए। फीमेल को अलग कर दे और मेल को अलग कर दे, इसे कहते हैं मल्टी ग्रुप एनालिसिस, ठीक है। तो अगर हमने ये करना है तो उसका है एक प्री रैक है। प्री रैक का मतलब है पहले हमें ये जस्टिफाई करना पड़ता है कि क्या मल्टी ग्रुप एनालिसिस अप्लाई किया जा सकता है, कैन वी अप्लाई मल्टी ग्रुप एनालिसिस और नॉट। तो ये कंफर्म करता है, ये मी कॉम करता है, मी कॉम एनालिसिस करता है। और मी कॉम एनालिसिस है मेजर ऑफ इनवेरियंस, ठीक है। इनवेरियंस का मतलब है वेरियंस इज वेरिएबिलिटी, इनवेरियंस इज नॉन वेरिएबिलिटी। तो ये इनवेरियंस जो है ना, ये मुख्तलिफ लेवल्स पे चेक होती है, मुख्तलिफ टाइप की इनवेरियंस होती है। एक को कहते हैं कन्फिगरल इनवेरियंस, एक को कहते हैं कंपोजिशनल इनवेरियंस, तीसरे को कहते हैं इनवेरियंस ऑन द बेसिस ऑफ मीन, इनवेरियंस ऑन द बेसिस ऑफ मीन एंड ऑन द बेसिस ऑफ वेरियंस ऑफ कंस्ट्रक्ट्स। तो ये सारी इनवेरियंसेस हम करते हैं। ये मैंने क्लास में करवाया था थ्योरेटिकल, अभी मैंने इसको उस पर नहीं करवाया था, तो मैं नेक्स्ट क्लास जब लूँगी तो मैं पहले इसको भी एक्सप्लेन कर दूँगी, ये जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि कुछ लोगों को शायद चलो रिवाइज हो जाएगी तो बेहतर होगा। और फिर मैं आई विल स्टार्ट लाइक व्हाट आई डू, ये समझ लो कि जैसे प्री रैक होगा PLSM मेजर करने से पहले, ठीक है। तो ये हम पहले करेंगे मी कॉम, और फिर हम ये एस्टिमेशन करेंगे और सारी एस्टिमेशन को इवैल्यूएट करेंगे उसकी रिपोर्ट के थ्रू। एम आई क्लियर? ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर